नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। देखिए, खबर बंगाल से होगी। आज सबसे पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार की शपथ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, और आज शाम को 4 बजे बीजेपी के विधायक दल की मीटिंग होनी है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगना तय माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं, और एयरपोर्ट पर जो तस्वीर नजर आई है वो भी ये बताने के लिए काफी है कि शुभेंदु अधिकारी वो बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर शुभेंदु अधिकारी स्वागत करने के लिए मौजूद थे अमित शाह का, और अमित शाह जी ने बड़ी गर्मजोशी से उनसे मुलाकात की, उनकी पीठ भी थपथपाई। अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी एयरपोर्ट से इसके बाद एक ही गाड़ी में बाहर निकले, और फिर शुभेंदु अमित शाह उनके साथ काली मंदिर गए, वहां पर पूजा की। अब ये तीनों ही बातें ये बता रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के लिए इस वक्त क्या हैं, क्या हो चुके हैं। अब देखिए कि शुभेंदु की टीम में कौन कौन और लोग होते हैं। और अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि अमित शाह जी का खुद वहां पर जाना और उनकी मौजूदगी में विधायक दल की बैठक का होना, ये भी कोई संकेत तो है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी को कोई चैलेंज होगा वहां बंगाल बीजेपी के यूनिट में किसी व्यक्ति से, किसी सीनियर लीडर से, ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि ये जैसे बिहार में लोगों ने एक वक्त तक स्वीकार कर ही लिया था कि बीजेपी का चेहरा यहां पर सम्राट चौधरी होने जा रहे हैं, ऐसे बंगाल में भी मुझे नहीं लगता लोगों को कोई इस बात में भ्रम होगा कि शुभेंदु अधिकारी को ही ग्रूम किया जा रहा है। अगर बीजेपी जीतती तो चुनाव से पहले से ही ये पूरी तैयारी थी कि शुभेंदु अधिकारी को लीडरशिप रोल दिया जाना चाहिए था। अब वो आगे की बातें हैं कि शुभेंदु के नाम का समर्थन करेंगे तो सभी, लेकिन क्या कोई और नाम निकल करके आता है। इसके अलावा उनकी टीम में जब डिप्टी सीएम, क्योंकि अब भाजपा राज्य में बनाती है, जहां जीतती है तो वहां किस किस को मौका दिया जाता है, ये सारी बातें भी हम करेंगे। और दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट कल की ये है कि ममता बनर्जी जो बार बार ये कह रही थी मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, और वो एक संवैधानिक संकट सा खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कल गवर्नर ने विधानसभा को भंग करने का फैसला कर लिया शाम को। टीएमसी इस पर सवाल भी उठा रही है, लेकिन ये परिस्थितियां खुद ममता बनर्जी की ही पैदा की हुई हैं। जब वो ये कहती हैं कि इन्हें मुझे बर्खास्त करके दिखाने दो, मैं खुद इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं लोक भवन नहीं जाऊंगी, तो वो सारी परंपराओं को तोड़ रही थी। और कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती कि वो पहले सुप्रीम कोर्ट चली जाती, उन सबको प्रीएम्प्ट करते हुए गवर्नर ने कल शाम को विधानसभा को भंग कर दिया। इसके साथ ही कैबिनेट भंग हो गई। कैबिनेट भंग हो गई मतलब मुख्यमंत्री अब वहां पर कोई नहीं है, तो इस वक्त वहां कोई केयरटेकर सीएम भी नहीं है। तो ये सारी बातें अभी तक का अपडेट है। एक बार फिर वो तस्वीरें ले लीजिए स्क्रीन पर, जो एयरपोर्ट पर अमित शाह जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच एक अच्छी ट्यूनिंग दिखाती हैं। तो ये बात पहले हम कर लें सर, ये शाम को 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी। अब एक औपचारिकता सी लग रही है वैसे तो ये, लेकिन फिर भी राजनीति है, महत्वाकांक्षाएं जागती भी देर नहीं लगती है। समीर जी, कोई खबर? नहीं, लगभग शुभेंदु अधिकारी का लगता है मुख्यमंत्री बनना यह लगभग तय हो चुका है, और उनको इस बात के संकेत भी दे दिए गए। तो मुझे लगता है कि चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के जो बयान आए थे, अमित शाह जी ने जिस तरीके से बयान दिया था, प्रधानमंत्री मोदी ने शुभेंदु अधिकारी की जिस तरीके से तारीफ की थी, और मुझे लगता है कि अब ये लगभग ये तय हो चुका है। आज अमित शाह जी बैठक लेंगे तो वो बनेंगे, और अमित शाह जी गए हैं तो ये एक बड़ी बात है। और राज्य भी इतना बड़ा है, बंगाल जैसा राज्य फतेह किया है, कोई छोटा राज्य फतेह नहीं किया है। पहली बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, किसी भी बिना गठबंधन के, और प्रचंड बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को। तो निश्चित रूप से अमित शाह ने जो रणनीति बंगाल के लिए लंबे समय से तय की थी, 2014 में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद से बंगाल उनके फोकस में विशेष रूप से रहा था। हालांकि ठीक है कि 2016 में भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर नहीं कर पाई, 2022 में नहीं कर पाई, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है, इस पे अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी और संघ का लंबे समय का जो संघर्ष रहा है, जमीन स्तर पर काम रहा है, उसका असर देखने को मिला है। और इसलिए अमित शाह को वहां केंद्रीय पर्यवेक्षक, आपके पास जो रिपोर्ट है वही हमारे पास है कि शुभेंदु अधिकारी अगले मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई संशय जैसी बात नहीं है। महिला उप मुख्यमंत्री का लगभग तय हो गया कि महिला को चल रहा है कि अब उप मुख्यमंत्री बीजेपी बनाती है हर राज्य के अंदर, तो उसमें यह है कि नॉर्थ बंगाल चूंकि वो हमेशा साथ देता आया है बीजेपी का, तो वहां से एक लीडर हो सकती हैं और एक महिला कोई डिप्टी सीएम हो सकती हैं। ऐसी बातें चल रही हैं क्योंकि महिला मुख्यमंत्री रही है 15 साल, तो एक वो फील छीन नहीं लेना चाहती भाजपा वहां से कि भाई वो चलता रहे। लेकिन अमित शाह जी के जाने को कुछ लोग जो तूल दे रहे हैं, इसमें क्या बात है कि अमित शाह जी वहां पहुंचे हैं? उनके साथ मोहन मांझी भी गए हैं ऑब्जर्वर बन के, उनकी तो कोई बात नहीं कर रहा है। अमित शाह जी पहुंचे ऑब्जर्वर बन के, तो लोग कह रहे हैं पता नहीं कि बहुत बड़ा होने वाला है, या ऐसा ना हो कि कोई वहां पर मतलब लोकल लीडरशिप में से दिया जाए या बीजेपी का आदमी दिया जाए, ऐसी बात कोई उठ जाए, उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए शाह साहब का होना जरूरी था। इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग असम को याद कर रहे हैं कि असम में जब पहली बार सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो वो सरकार भी हिमंता बिस्वा शर्मा के ही चुनाव
नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। पूरा चुनाव हेमंता बिस्वा शर्मा ने लड़ा था और कांग्रेस को जो पलटने का काम किया था वो हेमंता ने किया था। लेकिन फाइनली बीजेपी ने बनाया चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल को। वो एक लोगों के दिमाग में है, लेकिन यहाँ मुझे संभावना बहुत कम लगती है। वैसे तो राजनीति की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, और अमित शाह गए हैं तो वो एक उनको ताकत देने के लिए भी गए हैं और ये मैसेज देने के लिए भी कि मैं हूँ ना। तो ये मैसेज है, इसको बहुत ऐसा देखना कि शुवेंदु को नहीं बनाएंगे। और शुवेंदु का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का बंगाल एडिशन। यदि आप शुवेंदु को नहीं बनाएंगे तो फिर वही डिबेट चलती रहेगी। तो वो एक बंगाल एडिशन बन गया है भारतीय जनता पार्टी का। उसका कवर पेज जो है ना वो शुवेंदु अधिकारी है, कवर पेज बिल्कुल है, बिल्कुल। तो इसलिए वो मुझे बहुत कम संभावना लगती है कि शुवेंदु की बजाय किसी को बनाया जाए। दूसरा, ममता बनर्जी जैसी ताकतवर मुख्यमंत्री को 2 बार हराना। दूसरा, टीएमसी जैसी पार्टी के ताकतवर संगठन और सिस्टम को मुकाबला करना, समझना जानने वाला उसमें शुवेंदु अधिकारी के पास सारे बॉक्सेस टिक होते हैं। करेक्ट। तो वो मुझे संभावना लगती है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो कोई बात नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, अच्छी बात है। और कोई दूसरा नाम ऐसा क्या है, कुछ लोग वो भी बात है कि सामने कोई ऐसा नाम भी तो हो जिसको लेकर चर्चा होती हो, या जो बहुत महत्वाकांक्षी हो, जिनको अभी तो 4 दिन पहले मनाया था, क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे? जिनका थोड़े दिन पहले ही मनाया था ना, दिलीप घोष साहब ने। मतलब वो मैं वही कहने ही जा रहा था कि वहां तो प्रदेश अध्यक्ष ही बार बार बदलती रही है, प्रदेश अध्यक्ष बार बार बदलती रही है। तो इसलिए कोई ऐसा नाम भी बड़ा नहीं है जिसको लेकर किया जाए। तो संभावना यही है। और बीजेपी का बंगाल फेस शुवेंदु अधिकारी है, और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि बंगाल के लोगों ने जैसे इलेक्शन में जो मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी को अपनाने का, वो उस पर मोहर लगी। तो इस पर ये आम राय है ना आप सबकी भी कि भाई शुवेंदु के अलावा कोई व्यक्ति और दिखाई देता नहीं। अमित शाह जी की महत्वपूर्ण है, हम लोग चर्चा करते रहिए। बाकी देखिए उसमें ये मैं इसमें आपको राइटर दे देता हूं। मैं रोज 4 लोगों की राय लेता ही हूँ ना, तो वो मेरा काम है लेना। और चलती आप ही की है फाइनली, अमित शाह की तरह। जो डिप्टी सीएम का बात हो सकती है, लेकिन सीएम के लिए तो अब बिल्कुल साफ है कि जो शुवेंदु अधिकारी हैं उनको बनाया जाएगा। एक बात जो पहले भी भाजपा में या बीजेपी में हुआ करती थी कि बाहर से आए व्यक्ति को लेकर संशय होता था, लेकिन अब वो टूट चुकी है बातें। वो असम में भी हमने देखा, असम बिहार सब जगह वो अब टूट चुकी हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जैसे आपने भी बोला कि एक महिला को जो है वो उप मुख्यमंत्री, और एक और नॉर्थ बंगाल से एक और जो है उप मुख्यमंत्री देने की बात है। अग्निमित्रा पॉल जो है उनका नाम चल रहा है, और एक नीतीश प्रामाणिक का वो नॉर्थ बंगाल वाली बेल्ट से, तो वो हाँ उनका नाम, वो जो केंद्रीय मंत्री रहे ना, हाँ कूच बिहार से वो हैं, तो वो उनका नाम चल रहा है। वो एससी कम्युनिटी से भी आते हैं और वहाँ राजवंशी कम्युनिटी से आते हैं। तो वो एक तरह से बीजेपी के। अब ये बात कर लें जो कल गवर्नर ने विधानसभा को भंग किया, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस सा खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, और उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। हालांकि इस पर भी एक्सपर्ट्स की राय ये थी कि भाई ना दें, लेकिन उससे क्या बदल जाएगा, असेंबली तो जानी ही थी। देखिए 7 तारीख को वैसे ही खत्म हो रहा था कार्यकाल, 7 मई को। तो वैसे ही जो है वो गवर्नर के पास ये पावर है कि जब कार्यकाल खत्म हो जाए तो वो डिसॉल्व कर दे। तो ये पूरे पावर्स गवर्नर के पास रहती हैं। अगर जो है कैबिनेट की मतलब अनुशंसा ना भी हो, अगर कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वो कर सकता है गवर्नर। तो उन्होंने उसी तरह से संवैधानिक जो परंपरा है उसको निभाया। कुछ और राय, थोड़ा सा संशोधन मेरी समझ से जो आती है कि या तो राष्ट्रपति शासन हो, या आज तक कोई एग्जाम्पल नहीं दिखाया जहां पर ऐसी स्थिति में केयर टेकर ना हो। क्योंकि जो संविधान कहता है वो संविधान कहता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पर शैल लगाया गया है, यानी कि देयर मस्ट, यानी एसेंशियली भी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन पावर। एक मिनट, दोनों हैं। सुन लीजिए, कार्यकाल पूरा हो जाए, आप कह रहे हैं हर वक्त तो नहीं चाहिए, पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, यही है सच्चाई। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो इस पर यही आर्ग्यू किया जाता है कि वहां पर विल क्यों नहीं लगाया गया, शैल लगाया गया है। इसका मतलब है देयर हैज टू बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एक्ट ऑन और जो गवर्नर है उसी के आधार पर उन्हीं के ये पर करेगा, सलाह पर काम करेगा। अब यहां पर स्थिति ऐसी बन गई है कि देयर इज नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब मंत्री में है ही नहीं। आप देखते होंगे कि कोई चीफ मिनिस्टर हार जाता था तो वो त्याग पत्र देने जाता था, और उस पर कहा जाता था कि कोई बात नहीं है, आप तब तक बने रहिए जब तक कि नई सरकार नहीं बन जाती है। क्यों ऐसा कहा जाता था?
इसीलिए कहा जाता था ताकि वो जो संविधान की धारा है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा जाता था। तो ये बड़ा ये दुविधाजनक स्थिति जो जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हम कहें, अब ये हो सकता है कि इसी को लेकर के मुझे लगता है कि वो कह रही थी कि हम कोर्ट में भी जा सकते हैं और या तो आप हमको डिसमिस कर दीजिए। वो डिसमिसल करने का मतलब था कि फिर आपको राष्ट्रपति शासन 2 दिन के लिए लगाना पड़ता, और राष्ट्रपति शासन आप लगाते तो हो सकता है कि 2 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा करके आप अपने आप हटा लेते, नहीं तो राष्ट्रपति शासन जो है वो फिर जाकर के पार्लियामेंट में जाते हैं। सब लोगों ने बताया देखिए राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, वो तो पार्लियामेंट, वो तो देखिए पॉलिटिकल उनका पोस्चरिंग था जो विजय जी भी कल कह रहे थे, लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ बड़ा खतरनाक पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने जा कहा कि भाई हम जेल में हैं, हम यहाँ से शासन चलाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वाकई हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोई ऐसा प्रावधान नहीं, संविधान का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और यहाँ भी इस प्रकार को किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे होंगे या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट कर रही होगी, तब किसी ने सोचा होगा क्या कि इस प्रकार की स्थिति भी आ गई, एक चीफ मिनिस्टर हारने के बावजूद कहेगा कि हम त्याग पत्र नहीं देते हैं जी, तुमको जो करना है कर लो। तो आप कह रहे हैं गवर्नर को मजबूरी में ये काम करना पड़ा, मजबूरी में ही ये काम करना पड़ रहा है। और मैं फिर मानता हूं कि यदि प्रोसेस और टेक्निकलिटी देखें तो थोड़ा सा कहीं पर ग्रे एरिया निकल करके। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट जाएं, ये ममता बनर्जी के मतलब उनके पार्टी से तो ये आवाजें उठी रही थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उनका एक स्टेटमेंट आया है, वो आपको मैं दिखाता हूं। उन्होंने भी चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए हैं, तो अपोजिशन पार्टीज तो इसमें एक सुर में बोल ही रही हैं, और उन्होंने भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जरूर जाना चाहिए ममता बनर्जी को। देखिए, हो गए, कहीं ना कहीं वोट चोरी का मामला पेश आ रहा है सर, कांग्रेस सवाल उठा रही है। जनाब, ममता भी सवाल उठा रही है, अखिलेश भी सवाल उठा रहा है, सारे सवाल उठा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि वो आप इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इसमें जस्टिस देगा। सब सवाल उठा रहे हैं, ठीक है। अब फारूक अब्दुल्ला साहब वैसे तो कोई अब आजकल बहुत राजनीति में बहुत एक्टिव भी नहीं है, जम्मू कश्मीर में उनके बेटे मुख्यमंत्री हैं, तो वो खुद भी सेमी रिटायर्ड जैसे ही हैं, लेकिन ये एक ऑपोजिशन की मंशा जैसी दिखाई देती है कि इस मामले को यही ना छोड़ दें ममता बनर्जी, इसको थोड़ा दूर तक लेकर के जाएं, चैलेंज तो करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बताएं तो अपना जो भी पक्ष है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के SIR की बात या सेंट्रल फोर्सेस की बात, जो भी कहना है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, एक बार इस मुद्दे को अदालत में लेके जाके देखा जाए सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। क्या वहां तक जाने की तैयारी ममता बनर्जी की है, और वहीं तक जाने की क्या, अब तो ट्रंप तक मामला पहुंच गया है बात वो हंसी मजाक की कि वो हास्य का पात्र बनना चाहते थे, इसमें संजय राउत साहब शिवसेना UBT के वो बन गए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पोस्ट किया है टैग करके, उन्होंने क्या लिखा है कि हुआ है कि ट्रंप साहब ने, उन्होंने कहा, मैंने नहीं देखा वो पोस्ट, कि ट्रंप ने बधाई दी मोदी को कि आप बंगाल का इलेक्शन जीते। हो सकता है वो उन्होंने किसी गलत पोस्ट पर रिएक्ट कर दिया हो, तो उन्होंने लिखा ट्रंप ने बधाई दी थी, हाँ बधाई दी है, हाँ, तो वो उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हमारा अंदरूनी मामला है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, और इसमें एक इलेक्शन पर आपको यूं नहीं बधाई देनी चाहिए थी, और सारे फैक्ट्स आपके सामने नहीं है, हमारे यहाँ पर इस पर बहुत इलेक्शन पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। ट्रंप को जवाब दे रहे हैं संजय राउत, वो ट्रंप वो वहाँ पर्सनली मुलाकात करके ये बात करनी कहने वाला था, वो जल डमरू मध्य खुलवाए कि संजय राउत की चिट्ठी का वो जवाब भेजे, लेकिन खैर एनीवे ये भी देखना बाकी रह गया था हमारे लेकिन बड़ा शानदार ट्वीट किया है कि भाई जो एक फोर्टिस था उसको भी नरेंद्र मोदी ने जीत लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया। मुझे पूरा तो उसका नहीं है, लेकिन कल मैंने पढ़ा था डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो ट्वीट आया था प्रधानमंत्री के लिए। जी समीर जी, अब खैर एनीवे आपको लगता है कि ये बातें जो हैं कुछ और दूर तक ले जाई जाएंगी, कोर्ट वोट किया जाएगा इसमें? नहीं, मुझे लगता है कि संसद से लेकर सड़क तक ममता बनर्जी इस लड़ाई को अब लड़ने वाली है, सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहेगी। ममता बनर्जी कोर्ट जाएगी इस बात को लेकर, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो SIR में जिन लोगों के नाम काटे गए उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परिणाम आने के बाद आप आ सकते हो, वो उसको इशू बनाने की कोशिश करेगी। संसद में उसके जो जिस तरीके से 29 सांसद है, 12-13 राज्यसभा के सांसद है, वो संसद के अंदर अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी तो वैसे भी सड़क की नेता रही है, लड़ने वाली रही है, अब वो उसी तरीके से लड़ाई लड़ने की तैयारी करेगी, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि मैं तो अब फ्री बर्ड हूँ, अब मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं, ना मैं विधायक हूँ ना कुछ हूँ, तो मैं अपने हिसाब से लड़ाई लड़ूंगी। तो वो अपनी लड़ाई को अपने तरह से लड़ेगी, और उसको तैयारी करने के लिए अखिलेश यादव जिस तरीके से कल ममता बनर्जी से पहुंचे,
स्टालिन ने जिस तरीके से ममता बनर्जी से फोन पर बात की है, दोनों चुनाव हार गए, अब हारे हारे मिलकर क्या जीतने की कोशिश करेंगे वो देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से दूरी बना ली, ममता बनर्जी को जिस तरीके से उन्होंने कोसा, बाद में ट्विटर पर जरूर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की हार पर बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तमिलनाडु में उन्होंने स्टालिन को धोखा दिया, अपने 5 एमएलए उन्होंने तुरंत विजय के पास शिफ्ट कर दिए, तो मुझे लग रहा है कि अब विपक्ष की रणनीति होगी कि प्रधानमंत्री मोदी को 2029 के लिए घेरा जाए, लेकिन उसके लिए उन्हें राहुल गांधी की मदद की सबसे बड़ी दरकार होगी कि राहुल गांधी या सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। और वैसे भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, एक जगह केरल में सरकार बना रहे हैं, 4 राज्यों में उनकी सरकारें बन चुकी है, 99 उनके पास सांसद है। तो मुझे लग रहा है कि अब ममता बनर्जी की कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से मैं इंडिया गठबंधन का चेहरा बनूं, मुझे नेता बनाया जाए, उसका संयोजक बनाया जाए, और मैं इस मामले को लेकर फिर जनता के बीच जाऊं। मैंने क्यों पूछा? जनता लोड ले रही होती तो ये नतीजा ही नहीं आता। बिल्कुल। बिहार में देख लिया आपने, बंगाल में देख लिया, जनता तो नहीं है इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी हो रही है, इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, एसआईआर में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, ये सब इसका कोई परिणाम नहीं हुआ। अभिषेक बनर्जी का खुद स्टेटमेंट ये है कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी रोज राहुल गांधी कहते हैं। हाँ, तो जाओ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर। नहीं, इतने दिनों तक आपको इलेक्शन कमीशन चैलेंज करता रहा, ईवीएम प्रोवाइड किया, वहां जाके दिखाओ, जाते कर लेते। सो क्या अभी तक ये मामला सीधे सीधे किसी इलेक्शन रिजल्ट को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया गया? आप महाराष्ट्र से ये बात कहते आ रहे हैं, हरियाणा महाराष्ट्र से कांग्रेस पार्टी ने बात कहनी शुरू की थी, लेकिन बार बार लोगों ने कहा जाओ कोर्ट जाओ, तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया कि सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, कोर्ट भी खुद देख रहा है, कोर्ट उस पर संज्ञान ले ले अपने आप, बहुत सी चीजों पर संज्ञान लेता है सुप्रीम कोर्ट अपने आप। तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था। इलेक्शन कमीशन ने कहा एफिडेविट पर हमको लिख के दे दो, हम जांच करते हैं, वो भी राहुल गांधी ने नहीं किया था। तो अब राहुल गांधी तो वो काम नहीं करने वाले, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केवल। वो ममता जी को पीछे पड़ गया विपक्ष, तुम जाओ, तुम इसको कोर्ट में लेकर जाओ। सौरभ जी देखिए, ईवीएम चोरी हो रही है या नहीं, वोट चोरी हो रही है या नहीं, ये उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये जानना भी वो नहीं चाहते हैं। उनको एक नैरेटिव खड़ा करना है, और नैरेटिव ये खड़ा करना है कि भारतीय जनता पार्टी 240 जीत करके आई थी, वो फ्रॉड था, वो धोखे से हुआ है। यदि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो 240 नहीं आते, और दुनिया को ये बताना चाहते हैं। सर, मैं इसलिए मैंने कहा अभी तक हारी हुई कोई पार्टी चुनाव के नतीजों को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, आज तक नहीं गई। क्या वो दिन भी आएगा? देखिए, ये सिर्फ एक ही बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को लेकर तो जा सकते हैं, लेकिन बाकी किसी बात को लेकर नहीं जा सकते। जैसे अभी प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि अगर जो गवर्नर है वो डिसॉल्व कर देता है विधानसभा को, तो भी सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि 2 विधानसभा की बैठकों के भीतर 6 महीने का अंतर होना चाहिए। यही प्रोविजन है। कितने दिन में सरकार बनेगी, क्या राष्ट्रपति, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। सिर्फ ये है कि 2 बैठकों के बीच में 6 महीने का डिफरेंस होना चाहिए। तो इस बात को लेकर तो नहीं जा सकते 6 महीने का से ज्यादा का ना हो। तो भाई अब इस बात को लेकर तो नहीं जा सकते कि मैं चुनाव हार गई हूं। नहीं, इस बात को लेकर जा सकते हैं कि भाई ये फेयर इलेक्शन नहीं था। फेयर इलेक्शन तो प्रूव करना पड़ेगा, वो लंबा है, वो जा सकते हैं, बड़ा प्रोसेस है ना, वो जाएंगी और वो अकेले नहीं आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तो आप सारी इंडिविजुअल सीट्स पर जाएंगे। एक सेकंड, ये कोई ऐसा ब्लैंकेट वो नहीं है ना आरोप, वो तो आपको हर सीट का हिसाब बताना पड़ेगा। भाई हर सीट पर ये हुआ, इसमें एसआईआर से ये हुआ, ये विनिंग मार्जिन ये था, हमारे डिलीशन ये हुआ या नहीं हुआ, या फिर जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का है वो सारा का सारा पहले जाएंगे। और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का पहले इसको इलेक्शन कमीशन में तो दिखा दीजिए कि भाई क्या बात हो रही है, वो यही बोलेगा। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, उसका इशू नहीं है। आज सरकार नहीं है तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आज सरकार नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड केयर टेकर गवर्नर है, तो कोई ऐसा इशू है नहीं। कल चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे जो भी होंगे। वो तो मैं इसलिए कल भी ये कह रहा था कि केवल पॉलिटिकल पोस्टर है, इससे कोई देश में संविधान में कोई बड़ा वो हो जाएगा, झटका लग जाएगा, ऐसा सर रायता फैलाना है, रायता फैलाना कहना। देखिए, मुझे याद है कि ममता बनर्जी कैबिनेट जब यहाँ वाजपेयी कैबिनेट में होती थी तो भी इशू को लेके कैबिनेट की बैठक के बाहर धरना देके बैठ जाती थी। तो ये उनका तरीका है, बिल्कुल बाहर, जैसे कैबिनेट के अंदर बैठे बिल्कुल बाहर बैठ जाती थी, और फिर मनाने आते थे उनको लोग कि भाई नहीं आप। अरे आप सोशल मीडिया पढ़िए, बहुत से मतलब जो लोग नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते उनको ममता जी में बड़ी उम्मीद दिख रही है कि इस मामले को यूं ममता जी नहीं छोड़ेंगी। अभी देखिए वो स्ट्रीट फाइटर है, वो लड़ना जानती हैं, वो देखिए इस मामले को कहां तक लेकर के जाती है। लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लड़ना भी जानती है। लड़ना तो ठीक है, लड़ाकिन नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि लड़िए तो ठीक है, अच्छी बात है, लड़ाकिन वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए कि भाई आप देखिए। मैं इसलिए ऐसा कहता हूं, मुझे बहुत इस चीज का दुख है। कल से जब मैं बोल रहा हूं तो कई ऐसे पत्रकार लोग हैं जो बंधु
जो कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बेहतर कांग्रेस का डिफेंड करते हैं, उनका हमेशा ये तंज होता है कि आप ममता बनर्जी को अपमानित कर रहे हैं। मैंने इससे इतना ही कहा था कि भाई जो पूतना के मरने के बाद और कंस के मरने के बाद जो खुशी होती थी, फिर कह रहे हैं कि इतना ही तो कहता हूं मैंने इतना ही कहा था। दूसरी बात आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री का फोन आया, मैंने फोन नहीं उठाया, ऐसा कई बार उन्होंने किया। प्रधानमंत्री यदि कहीं जाता है, स्टेट विजिट पर यदि जाता है, ऑफिशियल विजिट पर जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी बनती है कि एक प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री उनकी आगवानी करते हैं। आपको जो भी डिफरेंसेज हो, विजयन भी आकर के प्रधानमंत्री का करते थे, ऐसा तो नहीं लेफ्ट और राइट के बीच में तो एकदम दो ध्रुव हैं आइडियोलॉजिकली, इसके बावजूद भी वो विजयन आकर के करते थे। या कर्नाटक में प्रधानमंत्री जाते थे तो वहां के मुख्यमंत्री आते थे। लेकिन ममता बनर्जी को क्या, वो प्रधानमंत्री से ऊपर है प्रोटोकॉल में, वो नहीं रहेंगे, फोन नहीं उठाएंगे। अरे भाई, पैसा मांगने के लिए आप चले जाते हैं, आम भिजवाते हैं, वो अलग भिजवाते हैं, समझेंगे नहीं। और यहां पर आप पोस्टरिंग करने के लिए आप प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं, तो सर, हमारे ऐसे यहाँ व्यक्ति को हम लड़ाकिन नहीं तो क्या कहें। हिंदी के शब्द आप बता रहे हैं, मैं अंग्रेजी के देता हूं। मतलब अंग्रेजी में शुगर कोट करने के मतलब चीजों को ना लिपापोती करके किसी खराब चीज को बताने के लिए बड़े बड़े शब्द हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। मतलब जो शुद्ध अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बर्ताव हो, उसको भी कोई कह देगा शी इज अ मैवरिक। मैवरिक, शी इज अ मैवरिक। आप मैवरिक को भी वैसे देख लीजिएगा, मैवरिक मत बोलिए, मैवरिक भी बहुत सारे कहते हैं कि नहीं कहते सर? कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है। अनडेमोक्रेटिक। और ममता जी को है ना, ये मत समझिए कि वो मोदी जी से नाराज रहती है। मुझे याद है कि वो प्रधानमंत्री वाजपेयी थे और सरकार में वो थी मंत्री, और वो नाराज हो गई थी और चली गई कोलकाता, और वाजपेयी जी चले गए कोलकाता उनसे मिलने, तो वो कोलकाता छोड़ के चली गई। और वाजपेयी जी उनकी माँ से मिलकर आए, उनकी माँ से मिलकर आए, प्राइम मिनिस्टर मिलने गए और उनकी माँ को कहा तुम्हारी बेटी बहुत शरारती है। और आप अभी इतनी सी बात पे नाराज हो रहे हैं। मैंने तो आज एक खबर ये भी पढ़ी, पता नहीं सच है कि नहीं है, कि ममता बनर्जी जी कल एक्चुअली जब गए अखिलेश यादव मिलने के लिए, तो सर बताओ, मेरी भी नजर उस चीज पर पड़ी बात। मैंने ममता बनर्जी का घर देखा, आपने तो शॉट देखा होगा, अगर वो जो मिलते हैं दरवाजे पे खड़ी हैं दरवाजे पे, काई लगी हुई है, रंगाई पुताई नहीं हुई है मकान पर, साधारण सा बड़ा घर लगा है, पुराना घर है। तो मुझे भी लगा यार चीफ मिनिस्टर घर है, कैसे भी हो, लेकिन वो ठीक ठाक तो रखा ही जा सकता था। तो उसके बाद किसी ने लिखा हुआ था कि ये जानबूझकर ये आभरण है, ये जानबूझ के दिखाना, जैसे केजरीवाल जी का रेनॉल्ड्स का पेन है, ये ऐसे ही ममता जी की चप्पल और उनका कालीघाट का घर है। किसी ने लिखा था, मुझे नहीं पता सच है कि नहीं है। उसके बाद उसमें नहीं, सर पुताई कराने में क्या जा रहा है, पुताई करा के कोई जा रहा भी नहीं, लेकिन उन दोनों में बहुत फर्क है ना। शीश महल बनाया केजरीवाल ने, शीश हाँ, तो वो लोगों ने, किसी ने लिखा था कि ये उनको गरीब दिखाने के लिए या उनको बहुत ज्यादा साधारण दिखाने के लिए उस इलाके के उस गली के घरों को भी ऐसे ही रखा जाता है। वो घर भी वैसे ही, वो गली भी वैसे की वैसे ही, ज्योति वहां गली में भी कोई काम नहीं। देखिए छोटी सी किस्सा बता, एक लाइन बता दूं सर, कि एक मित्र हमारे गए हुए थे बंगाल, उनसे मेरी कल बात हुई, तो बोले उन्होंने एक वीडियो बनाया, जर्नलिस्ट हैं वो, तो जहाँ ममता बनर्जी का घर है और उसके दूसरी तरफ सड़क पार है, उनका 12 साल बाद ये कैमरा सड़क के उधर की तरफ गया है, बताइए, ममता बनर्जी के घर की तरफ, वहाँ तक नहीं जा सकता था। ये फैक्ट उन्होंने बताया। और वो कोई, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार हैं या उस तरह के, उन्होंने कहा कि 12 साल, मैं तो बहुत बार आया हूँ, कि वो कैमरा 12 साल लग गए। मैंने उनको इंटरव्यू किया कि 12 साल बाद एक कैमरा सड़क पार करके ममता बनर्जी के घर की तरफ। ये वैसे ही जैसे लोग कहते थे कि गांधी जी को गरीब रखने में बहुत पैसा खर्च होता था। नहीं वो ऐसे मत बोलिए, लिखा हुआ है सर, ये किसी ने बड़े आदमी का कोट है, ये किसी बड़े आदमी का कोट है। पर तो बहुत एक बड़े आदमी की टिप्पणी थी कि गांधी जी की जो, उनको बकरी का दूध पीने का शौक है, और वो जो बकरी का दूध है उसकी कीमत जो हो जाती है 240 रुपये उस समय हो जाती थी, उसे पूरा खर्चा वर्चा लेकर के। तो बड़ा कि गांधी जी के तो बड़ा मैंने जिसको कहते हैं ना, बहुत कठिन काम हो जाता है उनका, बड़ा कॉस्टली हो जाता है। वो कहते जिसने लिखा था उसको भी नहीं पता था 240 रुपए उस समय बहुत बड़े होते थे सर, हाथी भी पाला जा सकता था। आप बकरी की बात, उसी के लिए बोल इसलिए तथ्यों पर नहीं, सही बोल रहे विजय जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये भी ऐसे ही नैरेटिव्स हैं, ये भी ऐसे ही नैरेटिव्स हैं जो बनाए जाते हैं। तंज था कि भाई एक खबर समीर जी अपने आपको बड़ा मान, देखिए एक खबर मैं आपको, और वो जो शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई थी, चंद्रनाथ रथ, उनके बारे में, उससे जुड़ा एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि इसमें एक एसआईटी बना दी गई है, जांच एजेंसियां दबिशें डाल रही हैं हत्यारों को पकड़ने के लिए।
और आईजी लेवल के अधिकारी इस एसआईटी को लीड करेंगे। इसमें अलग अलग जिलों के पुलिस अधिकारियों को भी शामिल किया गया है और कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है, पूछताछ हो रही है। लेकिन जिन लोगों ने गोली चलाई वो एग्जैक्ट लोग तो पकड़ में अभी तक नहीं आए हैं। इनफैक्ट उनको पकड़ने के लिए बांग्लादेश के बॉर्डर वाले एरियाज में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कहीं ये भाग करके बांग्लादेश तो नहीं चले गए। मुझे याद आ गया वो हादी हत्याकांड बांग्लादेश वाला, वहां बवाल मच गया था कि ये तो भारत से आए थे और भाग के फिर वापस चले गए। हमारे यहाँ भी ये चल रहा है कि ये कहीं लोग बांग्लादेश ना चले गए। मतलब कितना आसान है नहीं बॉर्डर क्रॉस करना। ये हम बात भी कैसे कर लेते हैं इतनी आसानी से, वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। कोई कैसे कोई क्रिमिनल भाग के यूं चला जाएगा, ये भी अजीब सी बात है। वो बॉर्डर बहुत ज्यादा पोरस है, उसमें नदी नाले हैं, तो इसलिए अब एक जो इसमें जो बात थोड़ी सी हैरान करने वाली बता रहे हैं लोग बंगाल को जानने वाले, जो हथियार बरामद तो नहीं हुआ लेकिन खोखे मिले हैं, उनके शेल्स मिले हैं गोलियों के। सो वो उससे ये पता चला है कि ये पिस्टल जो थी इंपोर्टेड पिस्टल थी, ग्लॉक पिस्टल थी। आमतौर पर ये पिस्तौल या तो बहुत आला दर्जे के क्रिमिनल या फिर पुलिस वाले यही इस्तेमाल करते हैं। ऑस्ट्रियन मेड पिस्टल है, महंगी पिस्टल है, लाखों रुपए की आती है। ब्लैक मार्केट में भी इसका मिल जाना इतना आसान नहीं, इसलिए मैंने कहा कि बड़े ये अव्वल दर्जे के क्रिमिनल गिरोह वगैरह वो लोग तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बंगाल में जिस किस्म का क्राइम होता है, इवन मर्डर्स भी होते हैं, उसमें इस किस्म के हथियार इस्तेमाल नहीं किए जाते। तो कहां से ये वेपन किसके पास आया होगा, तो इसलिए ये लग रहा है कि ये कोई बहुत लंबा गेम था, कोई बड़ा गेम था। ये ऐसा ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये पिस्टल वाली बात से ये बात कही जा रही है। सर निश्चित रूप से इतने हाई प्रोफाइल मर्डर को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, ये बहुत प्रोफेशनल शूटर्स रहे, किलर्स रहे होंगे और इनके पीछे जो जिन लोगों ने सुपारी दी होगी या जिन लोगों ने इनको पैसा दिया होगा मारने के लिए रथ को, मुझे लगता है वो भी कोई बड़े खिलाड़ी रहे होंगे। अब वो राज क्या थे, उनको जानने वाले लोग कह रहे हैं कि वो शुभेंदु अधिकारी के बहुत खास और नजदीकी आदमी थे, मगर वो कोई बहुत पॉलिटिकल आदमी भी नहीं थे। नहीं, पॉलिटिकल नहीं होते, लेकिन 50 देखो इतने बड़े आदमी का जो पेयर रहता है उसके 50 लोगों से संपर्क करते हैं, 50 चीजों में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। किसके साथ क्या निजी दुश्मनी थी, किसके साथ कोई व्यावसायिक दुश्मनी थी, किसी के साथ कोई राजनीतिक दुश्मनी थी, क्या था, ये मुझे लगता है जब शूटर्स पकड़ में आएंगे तब मालूम पड़ेगा कि किसने पैसा दिया, कौन लोग इसके पीछे हैं। और मुझे लगता है इतना बड़ा मामला है तो सीबीआई को देना चाहिए था, क्योंकि एसआईटी जांच कर रही है, सीआईडी जांच कर रही है। अभी जो अधिकारी वो सब पुराने वहां के लोग हैं, क्या वो लोग इतने ईमानदारी से जांच करेंगे? सीबीआई को भी तो जांच सरकारी देती है ना, ज्यादा बेहतर रहता। सरकार बन जाएगी तो सौरभ एक चीज हम लोग भूल रहे हैं कि मांग हो रही थी कि इसको एनआईए को सौंपा जाए, क्योंकि जो एक इंटरनेशनल उसका सौरभ यही वो रथ थे जब ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में घुसने की कोशिश कर रही थी, तब इन्होंने जो वहां पर बैठ करके विरोध किया था। बंगाल का चीफ मिनिस्टर तो लगभग तय है, शुभेंदु अधिकारी। तमिलनाडु में भी तय ही लग रहा था जब नतीजे आए थे 4 तारीख को कि विजय जो हैं टीवीके के वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन वो 2 बार राज्यपाल से मिलकर जा चुके हैं, राज्यपाल उनको वापस लौटा देते हैं। और उनको कितने विधायकों की और जरूरत है? 6। वो 6 ही नहीं पूरे हो पा रहे उनके। विजय के पास मैजिक नंबर अभी तक तो नहीं आया, आज आ जाए तो कह नहीं सकते। कांग्रेस लेकिन अभी भी उनके साथ खड़ी हुई है, हालांकि उनकी पुरानी साथी डीएमके वो उनको गद्दार बता रही है, पीठ में छुरा भोंकने वाली बता रही है। एक प्रस्ताव पारित किया है डीएमके ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, लेकिन ये 6 कदमों की दूरी है, क्या विजय इसको पूरा कर पाएंगे? क्योंकि अब उनकी उम्मीद सीपीएम, सीपीआई और वीसीके के ऊपर है। ये तीनों वहां का महागठबंधन कह लीजिए आप, अपोजिशन वाला डीएमके वाला, उसके साथ ही लोग सब हैं। लेफ्ट के 4 विधायक हैं, वीसीके के 2 विधायक हैं, और ये 6 विधायक विजय के साथ चले जाएं तो मैजिक नंबर तक पहुंच जाएगी बात और विजय की गाड़ी निकल पड़ेगी। इनमें से इनका रुख क्या है? सीपीएम, सीपीआई, ये सब लोग खुल के कह रहे हैं कि मौका तो विजय को ही मिलना चाहिए। राज्यपाल गलत कर रहे हैं, राज्यपाल को उनको बुला के उनको एक विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने का मौका देना चाहिए। लेकिन ये खुद क्या करेंगे ये खुल के नहीं बता रहे हैं। ये आज इनकी एक मीटिंग होने वाली है, उसमें बातें होंगी, और वीसीके ने ये कहा है कि जो लेफ्ट वाले तय करेंगे हम उनके साथ साथ चले जाएंगे। तो मतलब बेसिकली लेफ्ट पार्टीज को तय करना है, और लेफ्ट पार्टीज क्या सब कुछ अपने आप तय करेंगी या उसमें डीएमके की मर्जी भी होगी, ये भी सवाल है। अब एक नई खबर चल पड़ी है कि द्रविड़ पॉलिटिक्स के नाम पर डीएमके और एडीएमके मिलकर सरकार बना सकते हैं। ये ऐसा है जैसे बीजेपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना लें। इस फॉर्मूले पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बाहर रखने की बात की जा रही है कि ये एक नेसेसरी इविल है जो हमको करना पड़ रहा है। करना तो नहीं चाहिए, लेकिन इससे कांग्रेस ने भी धोखा दिया, वो भी बाहर हो जाएगी और बीजेपी भी बाहर हो जाएगी। तो टीवीके से मिली जानकारी के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो विजय अपने सारे विधायकों के साथ सभी 107 लोग इस्तीफा देने पर भी विचार कर सकते हैं, ये कह के कि मैंडेट हमारा है और अगर यही हो तो फिर दोबारा इलेक्शन कराइए, हम सब लोग इस्तीफा दे देते हैं। खैर, अब जो बयानबाजी वहां पर हो रही है उसकी बात एक बार आपको बता दें। मेन अब 2 ही प्लेयर हैं, डीएमके क्या कह रही है और एडीएमके क्या कह रही है।
खबरें ये थी कि एडीएम के टूटने को तैयार बैठी हुई है। कई विधायक हैं, दर्जनों विधायक, जो अगर वो ऑफर नहीं करते हैं टीवीके को सपोर्ट, तो फिर वो खुद जाकर के टूट करके 2/3 अलग होकर के ऑफर कर देंगे। लेकिन एआईएडीएमके क्या वाकई डीएमके के साथ सरकार बना सकती है? मैं आपको एक बयान दिखा रहा हूं। थंबी दुरई जी, ये प्रवक्ता है एआईएडीएमके के, वो देखिए क्या कह रहे हैं। क्या ये बात सोची भी जा रही है? सुने। There is the public sentiment is there that ADMK has to come to the power. That is the voters at the time whenever my party leader Edappadi visited, lot of emotion and everything public showed. That we are expecting that may happen due course of time with God's grace. Can I with God's grace? You never know. क्या पता एआईएडीएमके सरकार बना ले। एआईएडीएमके तीसरे नंबर की पार्टी बनी है वहां पे। विजय नंबर 1, नंबर 2 पे डीएमके और नंबर 3 पे एआईएडीएमके। 47 विधायक उनके जो हैं वो आए हुए हैं। अब डीएमके की तरफ से क्या रुख है वो एक बार हम देख लेते हैं। डीएमके चुनाव हार गई, लेकिन उसके पास पत्ते अभी भी बहुत हैं, क्योंकि ये जो 6 कदमों की दूरी है, डीएमके वो वहां पर जो है अभी भी रस्सियां उसके हाथ में हैं, ऐसा लग रहा है। तो डीएमके क्या की सोच क्या है? टीकेएस इलंगोवन, ये डीएमके के नेता हैं, सुनिए इनको। Between DMK and AIDMK, is it possible, sir? I don't think it is possible because ADMK and DMK are the major enemies in Tamil Nadu politics. Somebody might come in between, but they will go. So I don't think it is possible. आमतौर पे ऐसे बयान जो हैं वो एक दूसरे की दोस्ती साबित करने के लिए दिए जाते हैं कि कोई आएगा कोई जाएगा लेकिन हम दोस्त रहेंगे। वो उल्टा कह रहे हैं कोई आएगा कोई जाएगा, दुश्मन तो हम ही हैं। डीएमके और एडीएमके की तो हमारी दुश्मनी बड़ी पक्की है। अब लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में विजय भी इस रेस से बाहर हो जाए, ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है क्या? हमारे साथी टी राघवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको बताएंगे। कल तक तो ये बात बड़ी अकल्पनीय सी लग रही थी कि एडीएमके डीएमके भी एक हो जाएं। आज इसको लेकर के थोड़ी गंभीर चर्चाएं भी सुनने को मिल रही हैं। लेकिन ये वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, जिनके पास ये 6 विधायक हैं जो विजय को दिए चाहें तो वो सरकार बना लेंगे, इनके अंदर क्या चल रहा है राघवन? देखिए सौरभ, उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट है बीएल संतोष का। वो ये लिख रहे हैं कि ओनली टाइम विल टेल who will form the government in Tamil Nadu, but one thing is for sure, INC India will end up with the egg on its face. ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं कि जो INC इंडिया को जो है यहाँ पर मुंह की खानी पड़ेगी, जिसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़े लेवल पर लामबंदी हो रही है कि विजय को किसी तरह से रोका जाए। अब ये कैसे हो सकता है? जैसा आपने बहुत बताया कि इसमें 3 पार्टियां जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम। वीसीके ने कह दिया है कि शाम 5:30 बजे मीटिंग होगी, जूम से मीटिंग होगी, लेकिन बहुत आयत में ये संभावना है कि जो सीपीएम फैसला करेगी उसी को वो टोक करेगी, क्योंकि 30 सालों से दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। सीपीएम में जो शीर्ष नेतृत्व है, पोलित ब्यूरो है, उनका ये कहना है कि हम पब्लिक मैंडेट के साथ जाना चाहते हैं, हमारी पार्टी विजय को सपोर्ट देगी, इस बात के संकेत वहां से मिल रहे हैं। जो काडर है वो भी ये कह रहा है कि इस बार पब्लिक मैंडेट के साथ जाना चाहिए। लेकिन जो स्टेट लेवल की लीडरशिप है, जो फैसला लेने वाली लीडरशिप है, वो जो है लगातार स्टालिन से इस बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमें सूत्र बताते हैं कि स्टालिन ने ये कहा है कि आपको जो भी फैसला लेना, आपकी पार्टी है, लेकिन आपको फैसला सोच समझ कर लेना होगा। तो क्या ये दोनों पार्टियां, यानी 3 पार्टियों को मिलाकर 6 विधायक समझ लीजिए, अगर ये 6 विधायक विजय के साथ चले जाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वहां पर उनकी सरकार जो सामान्य बहुमत की है वो आसानी से बन जाएगी। अगर नहीं जाते हैं तो फिर खेल शुरू होगा, असली खेल, जिसका इशारा जो है बीएल संतोष अपनी ट्वीट में कर रहे हैं सौरभ। की उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एआईडीएमके जो है वो हो सकता है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए आए उन नंबर्स के साथ जिसमें ये कहा जाए कि डीएमके जो है वो आउटसाइड सपोर्ट देने के लिए तैयार है। लेकिन ये उसी स्थिति में संभव है जब एआईडीएमके और डीएमके के अलावा बाकी सारे घटक दल है, माइनस बीजेपी 1 विधायक, तो वो जो 120 विधायक हैं उनके समर्थन की चिट्ठी जो है वो एआईडीएमके को मिले, तब ये संभव हो पाएगा। लेकिन एक और एक सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है। अगर एआईडीएमके इस बात को लेकर कन्विंस्ड हो जाती है कि उसके सारे विधायक एकजुट हैं, डीएमके उनको आउटसाइड से सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो हो सकता है उस स्थिति में एक बार मौका मिले विजय को शपथ लेने का। लेकिन बहुमत जब साबित हो फ्लोर ऑफ द हाउस में, तब उनकी सरकार गिर जाए। ऐसे वो पब्लिक गुस्से से भी बच सकता है, क्योंकि अगर इनडायरेक्टली अगर कोशिश की एआईडीएमके डीएमके ने, तो यहाँ पर राज्य में अराजक
अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, इस बात के संकेत कल डीजीपी ने और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने गवर्नर के साथ मुलाकात में दिए हैं। तो ऐसी संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि एक दिन का मुख्यमंत्री विजय बनकर रह जाएं। ये प्रोवाइडेड तभी होगा कि जब सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ एकजुट होकर विजय के खिलाफ वोट करें। नहीं, लेकिन जैसे कांग्रेस चली ही गई, इसको वीसीके या लेफ्ट और वीसीके, इन पर एक तो डीएमके का इन्फ्लुएंस कितना है, और दूसरा इनकी इतनी बड़ी हिच क्यों है विजय का समर्थन करने में? देखिए, आप बहुत इसको आसानी से समझना चाहिए कि सारी पार्टियां, चाहे वो वीसीके हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे सीपीआई हो, बयान जारी कर ये कहा है कि गवर्नर गलत कर रहे हैं, गवर्नर को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सीएम बनने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो फिर उनके पास कहने के लिए स्टालिन के सामने रहेगा कि वो एक जो है समर्थन पत्र जो है वो मिल गया है, सीएम बन रहे हैं विजय, इसलिए हमारे पास अब बहुत ज्यादा दबाव है। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो उस सूरत में जो है बहुत बड़ा यहाँ पर कह सकता है कि एक जो राजनीतिक शिफ्ट देखने को मिल सकता है। सौरभ जी, राघवन आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आगे केरल की बात भी आपसे करनी है। राहुल जी, इसमें क्या आपको होता हुआ आगे दिखाई दे रहा है? आपकी राजनीतिक समझ क्या कह रही है? भाई विजय को नंबर तो बहुत कम चाहिए, मतलब इन परिस्थितियां ऐसी हैं कि ये 2-3 छोटी पार्टियों के पास ही वो उसके साथ ही मुमकिन है। देखिए, एक तो गवर्नर का रोल जो है निंदनीय है इसमें। अगर हम ये भी देखें कि वाजपेयी की 13 दिन की सरकार जो थी उसमें भी राष्ट्रपति ने वाजपेयी को जानते हुए कि उनके पास नंबर नहीं है बुलाया था सरकार बनाने के लिए, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये तय होता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, किसी की सरकार बनेगी किसकी सरकार नहीं बनेगी। दूसरी बात ये है कि डीएमके जो है वीसीके को ये कह रहा है और सीपीएम को कह रहा है कि आप जो है एआईएडीएमके को जो है आज समर्थन दीजिए, और ये जो है एआईएडीएमके को डीएमके बाहर से समर्थन की बात भी कर रहा है। राघवन भी बता रहे थे आपको कि डीएमके जो सरकार में शामिल नहीं होगा लेकिन बाहर से समर्थन के लिए तैयार है। तो ऐसे में अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो एक ऑप्शन जरूर दिखाई देता है कि एआईएडीएमके सरकार बनाए और बाकी जो दल मैंने बात की वो जो है बाहर से समर्थन करें। अभी आपने डीएमके, मैं जो जानना चाह रहा हूं कि ये जो 6 विधायक जिन 3 पार्टियों के पास हैं, इनको क्या डीएमके चाहेगा कि ये समर्थन करें या ना करें? देखिए, डीएमके वीसीके तो डीएमके का लाई है ना, तो उस पे सारी भी डीएमके के लाई। तो अगर डीएमके जो है उसका इन अलाइज के साथ अच्छा रिश्ता है तो डीएमके की बात तो मानने की बात ज्यादा जरूरी है कि वो डीएमके की बात माने। लेकिन ये तो देखिए हर पार्टी को अपना तय करना होता है, उनको क्या मिल रहा है, कि उनको किस तरह के पद दिए जा रहे हैं या उनको किस तरह की जो चीजें दी जा रही है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि विजय अपनी जो पूरे पत्ते हैं वो कैसे खेले। ठीक, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था, कल भी इस पर बात हुई थी, एसआर मुंबई केस को लेकर के बात हुई थी और सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के बाद में उस समय मैंने एक चीज़ कहा था कि देखिए, बनी हुई सरकार में यदि उसको विश्वास मत प्राप्त करने के बाद में होता तो उसमें गवर्नर के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन संविधान के अंदर यदि आप देखेंगे कि राष्ट्रपति को भी अपने विवेकाधिकार प्राप्त नहीं है। यदि स्पष्ट कहें कि विवेकाधिकार प्राप्त है, एक्सप्लिसिट जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन करता है, तो आर्टिकल 163 या आर्टिकल 167 के अंदर ये गवर्नर को अधिकार है। सरकार बनाने का मैं कल भी कह रहा था, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपके पास बहुमत है या नहीं है। यदि कोई अल्पमत का है और यदि वो उसको मौका दे दिया जाता है तो कल जाकर के वो जिसे कहते हैं खरीद फरोख्त हो गया, और ऐसा नहीं है कि खरीद फरोख्त ऐसा होने का मौका नहीं दिया गया है। दूसरी बात, सरकार एसआर मुंबई केस के बाद भी एक घटना घटी है कि भाई KR नारायणन ने कहा कि आप पत्र नहीं, आप ओरल समर्थन नहीं, हमको रिटन पत्र चाहिए। और आपको याद होगा कल भी हम लोगों ने जिक्र किया कि जयललिता का कैसे रिटन पत्र नहीं आया था और कैसे सुब्रमण्यम साहनी ने पंगे लगाए थे उसमें। मूल बात यह है कि अभी उनके पास कोई बहुमत का आंकड़ा नहीं दे पाए हैं, और गवर्नर का रोल आप उसे निंदा कर लीजिए। टेक्निकली बात यह है कि मैं मानता हूं कि कायदे से उनको बुलाना चाहिए था, लेकिन वो निंदा के पात्र नहीं है। इसलिए निंदा के पात्र नहीं है कि टेक्निकली गवर्नर इज राइट, कहीं से उनके पास न एआईडीएम के दे रहा है, न डीएम के दे रहा है, न डीएम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एक छोड़ करके, कांग्रेस छोड़ करके कोई और समर्थन देने के लिए आ रहा है, न भारतीय जनता पार्टी समर्थन उनको दे आ रहा है। तो बहुमत उनके पास नहीं है।
ये नहीं, वो तो ठीक है सर, वो बात एक्चुअली मैं तो अब गवर्नर की ज्यादा बात करना भी बनाने के लिए ये बहुमत सुनिश्चित करना, मैं कह रहा हूं मैं तो दूसरी पॉलिटिकल ये कवायद वो बुला लेते विजय को तो उसके बाद भी करनी पड़ती है, उनको नंबर तो जुटाने ही पड़ते ना फ्लोर पर साबित करने के लिए। आएंगे कहां से, मैं तो ये पूछ रहा हूं। एक बार जरा राघवन से ये पूछ लेंगे, ये हम कैसे भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। नहीं वो सब ठीक है। एक लाइन जोड़ दूं सर, 2014 में तो देवेंद्र फडणवीस के पास बहुमत नहीं था। देवेंद्र फडणवीस गए, उन्होंने कहा मैं फ्लोर पे बहुमत प्रूव करूंगा। बहुमत न होने के बाद गवर्नर ने बुलाया, देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, और जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया। 2016 में 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, 16 सीटें कांग्रेस थी। गवर्नर ने 13 सीटें वाले भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गोवा में, और उन्होंने बाद में जोड़ तोड़ के दूसरे पार्टी को लेकर सरकार बनाई। तो भाई ये गवर्नर थोड़ी तय करेगा, फ्लोर पर तय होगा। और ये हो सकता है कि फ्लोर पर कई पार्टी गवर्नर आज बुला ले, विजय के पास नंबर है क्या? नहीं तो फ्लोर तय होगा ना, नंबर कैसे तय होंगे? ओहो, मैंने मान लिया आपकी बात। एमएलए गायब हो गए, नहीं आए टेस्ट में। मैं कह रहा हूं ये डिबेट हमने कल कर ली कि गवर्नर को क्या करना चाहिए था। मैं बहस आपसे ये कर रहा हूं कि नंबर आएंगे कहां से। बिल्कुल, आप पहले आप बुला लो, आज बुला लें गवर्नर, नंबर तो लाने पड़ेंगे ना उनको। नहीं, गवर्नर ने उनको कहा है कि गवर्नर सुन लीजिए, गवर्नर ने उनको कहा कि हम किसी दूसरी पार्टी को न्योता देने नहीं जा रहे हैं। हाँ, आप मैनेज करके ले आइए। बीएल संतोष का बयान आया अभी कि ये वक्त बताएगा कर्नाटक में तमिलनाडु में सरकार कौन बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बोल रहे हैं, जिनका वहां पर एक एमएलए, या तो ये कह रहे हैं कि गवर्नर साहब कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को आइए आप सरकार बनाइए, और आपको 5 साल का समय देते हैं। प्लेयर है सर, प्लेयर बीजेपी इसमें है। एक एमएलए का प्लेयर, एक एमएलए वाला प्लेयर होगा। देखिए हो क्या रहा है, देखिए कांग्रेस और भी मुख्यमंत्री बना है, कांग्रेस के पास 5 है, बीजेपी के पास 1 है। 234 की विधानसभा है, इसमें आपने बड़े बिट प्लेयर लगते हैं दोनों, ठीक है, लेकिन दोनों नेशनल पार्टियां हैं, और 2 ही नेशनल पार्टियां हैं वहां पर जो अलग अलग खेमों में हैं। एक बीजेपी की सारी कोशिश ये होगी कि कम से कम कांग्रेस के साथ समर्थन की सरकार ना बन जाए, और बाकी सबकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से बीजेपी का हाथ जो है पंजाब की सरकार के ऊपर किसी भी सूरत में, माफ कीजिएगा, तमिलनाडु की सरकार में नहीं होना चाहिए। ये डीएमके एडीएमके वाली जो कहानी चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है राघवन? मतलब कोई एक्चुअली सीरियसली ले रहा है इस बात को कि ये दोनों पार्टियां भी एक हो सकती हैं? देखिए, इसमें सौरभ एक लाइन की कहानी यह है कि कोई एक बिजनेसमैन है बहुत बड़े, जो एआईडीएमके के एक बड़े नेता के बहुत करीबी हैं। उन्होंने ये ऑफर किया है कि अगर एआईडीएमके सरकार बनाना चाहती है तो वो डीएमके के साथ बैठकर बात कर सकते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस इंटरेस्ट डीएमके के भी कुछ बड़े नेताओं के साथ में है। वो जब खबर बाहर आई तो उसके बाद एक बड़ा यहाँ पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि डीएमके और एआईडीएमके जो है वो साथ आकर सरकार बनाना थी। दोनों का कॉमन इंटरेस्ट सिर्फ इतना ही है कि दोनों विजय को यहाँ पर सीएम बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में क्या ये पॉसिबल है कि वो सारे घटक दलों को अपने साथ एकजुट रखकर, जिसमें अगर हम वहाँ की बात कर ले, एनडीए अलायंस की बात कर ले, तो बीजेपी को उनको हटाना होगा, ये तो बहुत तय है। उसके अलावा पीएमके के 4 विधायक हैं, एएमएमके का 1 विधायक है, क्या एएमएमके का 1 विधायक इस तरफ स्विच नहीं हो सकता है? सब लोग जो है अभी बिल्कुल कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। टीवीके को लगता है कि अगर उनको फ्लोर टेस्ट के लिए अलाउ कर दिया जाए तो या तो ये हो सकता है कि जो बाकी दल हैं, क्योंकि पावर एक बार आ जाती है तो आप समझते हैं कि वो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है जो तुरंत बदलता है। हो सकता है ये छोटे छोटे दल जो है, पीएमके हो, एएमएमके हो, 5 विधायक हो जाए, वो इस तरफ आ जाए। अगर वीसीके के 2 विधायक आ जाए तो वो थ्रू कर जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि एआईडीएमके का एक बड़ा धड़ा जो लगातार विजय के समर्थन की बात कर रहा है, वो उस वक्त एब्सटेंड हो जाए, क्रॉस वोटिंग हो जाए। तो ये तमाम तरीके जो है फ्लोर ऑफ द हाउस में अपनाए जा सकते हैं। इसलिए विजय बार बार ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि उन्हें एक मौका सदन में जाने का देना चाहिए। लेकिन गवर्नर अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि 118 की चिट्ठी जब तक मेरे आंखों के सामने नहीं आएगी तब तक मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो कहकर एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में गवर्नर ने इस बात की भी चर्चा को गर्म कर दिया कि उन्होंने कहा कि अगर एआईडीएमके भी मेरे पास आती है और उनके पास भी 118 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी होती है तो मैं उनको भी इन्वाइट कर सकता हूं। मेरे को सिर्फ नंबर से मतलब है, मेरे को गिनती नहीं चाहिए कि आप ओरली आकर बोल दें, मुझे आप रिटर्न में दीजिए, मैं किसी को भी यहाँ पर सीएम की पद की शपथ दिला सकता हूँ। इसलिए ये चर्निंग जो है बहुत ज्यादा तेज। एक खबर पटना से आ रही है। पटना में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर यह प्रोटेस्ट चल रहा है। अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच झड़प हुई है और प्रदर्शनकारी छात्रों ने बैरिकेड तोड़ दिया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया।
पटना की तस्वीरें देख रहे हैं आप। छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, लाठी डंडे चल रहे हैं। बीपीएससी के छात्र हैं और नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया इनके ऊपर। स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच ऐसे झड़प और टकराव की खबरें अक्सर आती रहती हैं पटना से। तो अब देख रहे हैं पिछले कई महीनों में ऐसा कई बार हो चुका है, किसी ना किसी इम्तिहान को लेकर के, कभी परीक्षा में नकल को लेकर के, कभी परीक्षा की तारीख को लेकर के, अभी नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर के। कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मतलब कल ही सम्राट चौधरी की सरकार का विस्तार हुआ है पटना के अंदर। और ये कुछ सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ, मतलब जो कभी दूरी नहीं होती, ऐसे खत्म नहीं हो रही। और सभी राज्यों में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बिहार में तो ज़्यादा चलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। कभी पेपर लीक को लेकर होता है, कभी भर्ती को लेकर होता है, और इस पर बहुत सरकारें सीरियस नहीं होती। आप सोचिए, बिहार के चुनावों से पहले कितना बड़ा वो प्रदर्शन भी किया था, प्रशांत किशोर और सब छात्र आ गए थे, लेकिन कोई समस्या का हल तो कुछ होता नहीं। पप्पू यादव लेट गए थे सड़क पे आके, लेट गए थे। प्रशांत किशोर वो अपनी छोटी सी ये सरकारी नौकरी का को लेकर के जितनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स बैठते हैं ना इम्तिहानों में, एक तो वो तादाद बहुत बड़ी होती है, नंबर कम होता है। हाँ। और उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। और सर उसके पीछे जो ये कोचिंग लॉबी है, अब तो कई बार वो बात आ चुकी है सामने। कोचिंग लॉबी उन्हीं की तो सारा चलता है ना काम। ये टीचर्स की वैकेंसीज को लेकर है, जो मेरी 46,000 से ज़्यादा की वैकेंसी है, उसको लेकर ये सारा कुछ। एक बात बताना, तो इम्तिहान कराएं, जो भी तरीका है इम्तिहान, मतलब और उसकी जो प्रक्रिया होती है पूरी, सारे स्टेप्स उसके पूरे किए जाएं। सर वहाँ पर दो है, एक जो कॉलेजेस में लेक्चरशिप का जो होता है अपॉइंटमेंट, वो जो प्रक्रिया है वो तो अद्भुत है। मतलब आप उसमें थोड़ा सा भी लीकेज का आपको सिस्टम नहीं मिलेगा। मैं स्वयं बिहार में 1-2 बार गया हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि उतना ट्रांसपेरेंसी मुझे कहीं और दुनिया बाहर में दिखाई नहीं दिया। लेकिन ये जो है बीपीएससी की जो परीक्षा होती है, इसमें हमेशा कहीं न कहीं घपला वगैरह चीज़ें दिखाई देती है। केंद्र के स्तर पर आप देखें प्रोसेस भी इतना लंबा हो जाता है। यूजीसी नेट की परीक्षा को लेकर के घपला, बाकी सारी चीज़ों को लेकर गया। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सरकारों को शिक्षा के अंदर जिस प्रकार से कड़ाई करके इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसमें कोताही बरती जा रही है जी। और एक कोचिंग माफिया अलग से काम कर रहा है, फला माफिया अलग से काम कर रहा है, फला माफिया अलग से काम कर रहा है। इस माफिया राज से निकालना पड़ेगा बिहार के एजुकेशन सिस्टम। तो संजय सिंह टाइगर को मंत्रालय मिला है, ये शिक्षा विभाग। कहाँ कब तो विभाग बटे गए सारे। हाँ, संजय सिंह टाइगर को दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पास है। संजय सिंह टाइगर मतलब भारतीय जनता पार्टी को मिला है शिक्षा। तो वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या नया करते हैं देखना। बिहार की जो शिक्षा की बात है, शिक्षा स्वास्थ्य बहुत बुरी तरीके से बर्बाद है। पहले मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्रालय थे, तो मंगल पांडे को लेकर जिस तरीके से मैथिली ठाकुर ने विधानसभा के अंदर हेल्थ को लेकर प्रश्न उठाया था, अस्पतालों की दुर्दशा का जिक्र किया था, मंत्री ने बयान दिया, मंगल पांडे उनकी पार्टी के विधायक मंत्री, तो उस पर संतुष्ट नहीं हुई थी, बड़ा बवाल मचा था। अब मंगल पांडे मंत्री नहीं बने, अब स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया नीतीश कुमार के बेटे को। अब वो वहाँ का बिहार का स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे हैं। अब टाइगर साहब क्या करते हैं एजुकेशन में, देखने वाली बात होगी। अब सरकार बनी है, मंत्रालय के काम बटे हैं, अब आज 4 संभालेंगे सब, तो सुनवाई होगी। लेकिन बिहार में ये बड़ा बवाल हमेशा होता रहा है, ऐसा कभी नहीं रहा कि बिहार में नहीं हुआ है। लंबे समय से छात्र किसी न किसी मामले को लेकर सड़कों पर उतरते रहे, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे नौकरी का मामला हो, नौकरी में नियुक्ति देरी से मिलने का मामला हो,
एग्जाम को लेकर तमाम तरह की चीज़ें होती रही है। तो मुझे लगता है कि यूपी मॉडल अपनाना चाहिए बिहार सरकार को। यूपी में जिस तरीके से पहले होता था, योगी सरकार ने बाद में जिस तरीके से यूपी में एक बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कर दी कि कोई पेपर लीक नहीं होता, एग्जाम होती तो 90 दिन के अंदर परिणाम आ जाता है, तुरंत नियुक्तियाँ जारी होती है। अब पूरा पारदर्शी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कर दिया है, मुझे लगता है कि बिहार सरकार को भी यूपी सरकार का मॉडल शिक्षा के क्षेत्र में योगी जी को फॉलो करना चाहिए और इसका समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए, स्थायी समाधान निकालना चाहिए। योगी जी ने बहुत शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में एक समस्या का समाधान निकाला है, बिहार को भी उसी की जरूरत है इस समय। देखिए, इसमें घपला कहाँ होता है, जो सेंटर्स होते हैं, ये एग्जामिनेशन सेंटर, ये घपले की जड़ है। जब सेंटर कंप्रोमाइज होगा और शिक्षा माफिया के हाथ में आएगा, तो वहाँ OMR जो पत्र होता है और जो कंप्यूटर से एजुकेशन ये एग्ज़ाम कराने की जो बात चल गई है, उसमें सबसे ज़्यादा घपले का ये होता है। बैठता कोई और है, लिखता कोई और है, ये भी ये करने की ज़रूरत। पहले से उनको प्राय एक कमरा ये तय किया हुआ है, यहाँ पर जाएंगे, ऐसे टिक 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 होगा, वो कोई भी निकल रहा है। और मतलब ये बहुत रैम्पेंट तरीके से ये चल रहा है। जो प्रदर्शन पूरे देश के अंदर ये इसलिए है कि जब राइटिंग में सब्जेक्टिव एग्जाम होता था तो इस प्रकार की चीजें नहीं हुआ करती थी। आपके सितंबर में एग्जाम हैं, अभी तक आपने विज्ञापन जारी नहीं किया, तो आपने उसी का नोटिफिकेशन और विज्ञापन जारी करें। आप इसको लेकर प्रदर्शन था कि भाई फिर ना टल जाए इम्तिहान। हाँ, वो उनका रोष ये है कि आपको जल्दी विज्ञापन जारी करना चाहिए, उसको लेकर ये प्रदर्शन। ठीक है सर। सौरभ, हम खुद 2 साल भुगते हैं शिक्षा का, मतलब हम मास्टर जो है मेरा 89 में हो जाना चाहिए था, 87 ये इनफैक्ट 91 में हुआ। उसके लिए सबसे बड़ा कारण था कि बिहार के अंदर 2 साल का लॉस हुआ था। पेपर सेमेस्टर होता ही नहीं था, टाइम पर खत्म ही नहीं होता, एग्जाम ही नहीं होते। दक्षिण के 2 राज्यों में चुनाव के नतीजे तो आ गए, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह अभी तक तय नहीं है। तमिलनाडु में जहां नंबर गेम चल रहा है, विजय को 6 विधायकों के समर्थन की और जरूरत है। 2 बार राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद भी अभी तक उनके वो पर्याप्त नंबर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और इनमें जो 3 दलों की तरफ वो उम्मीद से देख रहे हैं, वो हैं लेफ्ट की 2 पार्टियां, CPM CPI और VCK, जो DMK के साथ गठबंधन की पुरानी सहयोगी हैं। कांग्रेस की तरह वो जल्दबाजी में नहीं है सत्ताधारी दल को, मतलब DMK को छोड़ करके और विजय का साथ देने के लिए, लेकिन उनका फैसला आज होना है। और अगर इसमें देर लगती है तो फिर ये चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं कि DMK और ADMK को एक पार्टी दूसरी पार्टी को पीछे से बहुमत समर्थन दे दे, DMK ADMK को बाहर से समर्थन दे दे और ADMK की सरकार बनाने पर, ऐसे विकल्पों पे भी सोचा जा रहा है, बात की जा रही है। लेकिन इसकी एक राउंड और बात हम कर लेते हैं, फिर हम केरल की बात करेंगे। सर, मोस्ट प्रोबेबल जो आपका आउटकम लगता हो तमिलनाडु का, वो क्या है? वो अभी दिख रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझ लें, तो हम किसी की निंदा भी नहीं करेंगे और कोई संभावना से इनकार नहीं करेंगे। एक घटना 2006 की, जब झारखंड में अकेले इंडिपेंडेंट MLA थे मधु कोड़ा, वो चीफ मिनिस्टर बन गए अकेले, और उनको जितनी पार्टियां थी उन्होंने समर्थन दे दिया और वो 2.25 साल तक करीब करीब मुख्यमंत्री रहे। अब केंद्र की भी बात बताता हूँ आपको। केंद्र में बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ 97 में। ये 96 के जब चुनाव हुए, वाजपेयी सरकार गिर गई, उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 161 सीटों के साथ वो विपक्ष में चली गई जब देवेगौड़ा सरकार बनी। उसमें 140 MPs के साथ कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी थी, वो सहयोग कर रही थी। नंबर 3 की पार्टी थी JDU, जो 46 सीटों पर थी। ठीक है, तो वो सरकार के प्रधानमंत्री बने और 2-2 बार प्रधानमंत्री बने, देवेगौड़ा भी बने, गुजराल भी बने, 46 सीटों के साथ, जबकि 161 सीटें बीजेपी के पास, 140 सीटें कांग्रेस के पास। चंद्रशेखर भी बने थे सर। वही बता रहा हूं मैं कि ये हो गया। चंद्रशेखर जी को देखिए, चरण सिंह जी को देखिए। चरण सिंह जनता पार्टी सरकार में मंत्री थे, उनके दबाव में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। उसके बाद वो जो सब कुछ हुआ, उसमें सरकार गिर गई, और जब सरकार गिर गई तो मोरारजी देसाई के खिलाफ खड़े होकर कांग्रेस ने चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनवा दिया। ये केस रिपीट हुआ जब VP सिंह की सरकार थी, और जब VP सिंह बन गए, देवीलाल नहीं हुए, और फिर जब VP सिंह सरकार को गिराया गया तो उसके बाद चंद्रशेखर को कांग्रेस ने समर्थन देकर बना दिया, जो 56 MPs के साथ थे। ठीक है, तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज की स्थिति है कि कोई सी भी पार्टी किसी भी कॉम्बिनेशन में आ सकती है। विरोध की बात करें तो 1989 में बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज, दोनों पार्टीज ने VP सिंह को समर्थन दिया। उनसे बड़ा कोई साउथ पोल नॉर्थ पोल नहीं है, तो वो है। अब गवर्नर की बात करते हैं।
प्रेसिडेंट का हमने जिक्र करते हैं बार बार, वाजपेयी जी की सरकार का जो 13 दिन का उनको मौका दिया, शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे और मौका दिया गया, वो दाग अभी तक राष्ट्रपति भवन से नहीं धुला कि आपने एक ऐसी पार्टी को मौका दे दिया सिंगल लार्जेस्ट के नाम पे जिसके पास बहुमत नहीं था। इससे उलट हुआ 98 में जब KR नारायणन राष्ट्रपति थे और वाजपेयी सरकार को, वाजपेयी जी ने NDA की तरफ से उनको वो दिया लेटर कि भाई हमारे पास समर्थन है, तो नारायणन साहब ने कहा कि नहीं, हमें सपोर्ट की चिट्ठी चाहिए। और वो सपोर्ट की चिट्ठी जब तक आई तब तक उन्होंने नहीं बनने दिया, जो आज गवर्नर साहब कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे उलट बहुत सारे उदाहरण समीर साहब ने भी बता दिए। तो क्या जो आज हो रहा है इस तरह का काम करके गवर्नर साहब, देखिए ये नंबर का गेम ही गलत करते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि उनके पास समर्थन नहीं है। समर्थन किस चीज़ के लिए चाहिए होता है, मुझे बताइए। बहुमत साबित करने के लिए। किस चीज़ का बहुमत साबित? बहुमत तो जब सदन में जरूरत होगी तब साबित करना होता है ना, बहुमत साबित करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए 112 लोग, मैं इनके समर्थन में नहीं कह रहा, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बात। आप गवर्नर साहब उनको मौका दें, बना ले सरकार, समय दे दें, 10 दिन देना है, 15 दिन देना है, 5 दिन देना है, जो भी उनको देना है दे दें, वो बहुमत साबित करें। अब उसमें क्या संभावना बनती है कि बहुत सारे लोग, कितने लोग हैं उनको कम, 6 लोग हैं, 5 लोग कम है, 6 लोग कम है, 6 लोगों के कम है ना। 12 लोग यदि वहां पर हाउस में एब्सटेन कर जाते हैं तो वो सरकार तो बहुमत में रहेगी। तो मूल प्रश्न 118 नहीं है, मूल प्रश्न ये है कि विजय को मौका में दिया जाए, विजय को मौका दिया जाए और वो गिर जाएगी तो फिर तो कोई भी नहीं रोक सकता उस सरकार को। इससे गवर्नर साहब भी स्टेटिंग करेंगे। अगर अभी ये इनको बात, मौका दे दिया, हॉर्स ट्रेडिंग तो सर जो हो रही होगी अभी भी हो रही होगी। तो हॉर्स ट्रेडिंग का भी चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन जो दूसरा है वो बड़ा साफ है। एक संभावना और हो सकती है कि गवर्नर साहब कहें, जैसे पहले भी कई बार हो चुका, कि यदि नहीं बन रही है, ये सरकार भी नहीं बन रही, दूसरी सरकार भी नहीं बन रही, तो वो विधानसभा को वो कर दें, निलंबित, सस्पेंड सस्पेंशन कर दें और फिर कहेंगे जब हो जाएगा किसी का। तो पहले राष्ट्रपति शासन ज्यादातर इसी बात पे लगते थे हमारे यहाँ, बर्खास्त करने से ज्यादा तो इस बात पर सस्पेंशन कर दीजिए, आपकी सस्पेंशन कर दीजिए। हाउस में जो मेजोरिटी है वो तय करती है कि सरकार किसकी होगी, गवर्नर या राष्ट्रपति तय नहीं करते। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। अब चलिए उससे भी आगे बढ़ते हैं। अब तो गवर्नर स्टैंड ले चुके कि मुझे कागज पे नंबर चाहिए। ठीक, वो ऐसा तीन ही सिनेरियो है सर, अब 3 ही सिनेरियो पॉसिबल है तमिलनाडु की राजनीति में। एक तो ये कि विजय के साथ बाकी सारे दल आ जाए, छोटे छोटे दल आ जाए और वो सरकार बना ले। दूसरा ये है कि विजय के साथ AIDMK आ जाए, वो सरकार बना ले। या ये हो कि AIDMK DM के साथ में और उनके साथ बाकी छोटे सारे दल साथ में आ जाए, विजय को छोड़कर वो सरकार बना ले। ये 3 ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई चौथा ऑप्शन नहीं है। छोड़ रहे वो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है कि वो चले जाएं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बात भी कि ऐसा भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कहें कि गवर्नर, हम मुझे हाउस में मेजॉरिटी प्रूव करने का मौका दीजिए। सर केरल की बात कर लेते हैं। एक और चीज छोटी बोलूंगा कि गवर्नर इज अपॉइंटेड टू फैसिलिटेट फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट स्टॉपिंग द फॉर्मेशन। केरल की बात भी कर लेते हैं, जब हम कर ही रहे हैं कि तमिलनाडु की बात भी, तो UDF को पूर्ण बहुमत मिल गया, लेकिन वहां पर लड़ाई ये नहीं कि नंबर किसकी, उनके पास नंबर की कोई कमी नहीं है, बल्कि बहुत बहुतायत में नंबर आया, नंबर ज्यादा, इसी की वजह से परेशानी है। अब सवाल ये कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो भी नाम चल रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही चल रहे हैं। केरल के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने पार्टी अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की है और उनको रिपोर्ट भी दे दी है। अब ये हाईकमान को तय करना है कि केरल का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मतलब ये फैसला दिल्ली से होगा। अब इस रेस में जो अब तरीका क्या है कि सारे वो ऑब्जर्वर गए, इन्होंने सारे विधायकों से बात की, हर विधायक ने अपनी पसंद बताई कि हम इनको बनाना चाहते हैं साहब, हमारे नेता ये हों। अब वो किसके पास कितने विधायकों का समर्थन है वो आंकड़ा लेकर के ही दिल्ली आए। अब यहां भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, सो कॉल्ड। वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ये है कि सबसे ज्यादा विधायक इन साहब के पीछे खड़े हैं। इनका नाम है KC वेणुगोपाल। 43 नंबर बताया जा रहा है जो KC वेणुगोपाल के का समर्थन कर रहे हैं। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई KC वेणुगोपाल उस पोजीशन पर हैं पार्टी के अंदर कि वो ये तो डिसीजन देने वालों में से हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। इनका फैसला कौन करेगा? मतलब जजी जो है, हाँ, मतलब ये जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां जितने लोग हैं उनके टिकट इन्होंने फाइनल किए हैं, इन्होंने टिकट बांटे हुए हैं। तो वो तो इनके पास ये मतलब जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बाकी 2 लोग जो चल रहे हैं, नाम VD सतीशन और रमेश चन्नीथला, कि वो भाई जब विधायकों से पूछोगे तो वो तो पहला नाम इनका ही लेंगे क्योंकि इन्होंने उनको टिकट दिया है। तो लॉयल्टी इनकी तरफ पहले से है। दूसरी एक बात और कही जा रही है कि जो ऑब्जर्वर गए, ये ऑब्जर्वर भी इन्हीं को रिपोर्ट करते हैं, जो मुकुल वासनिक जी और अजय माकन जी गए, वो भी इन्हीं को रिपोर्ट करेंगे आके। तो भाई वो अपने बॉस के समर्थन में कितने लोग हैं
ये वो फैसला कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर ये संकट खड़ा हो गया। लेकिन अब सवाल ये ठीक है कि भाई ऐसा होता भी कम है कि इतनी पावरफुल पोजीशन में बैठा आदमी और जो पार्टी चलाता हो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए बनना चाहे या बनने की बात कर रहा हो। तो ये यहां पर एक विचित्र सी परिस्थिति जो है बनी हुई है। हम टी राघवन के पास एक बार फिर चलते हैं, केरल का हाल उनसे समझ लेते हैं। वीडी सतीशन लीडर ऑफ अपोजिशन और केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। तो उस नाते से ये कई बात लोग कह रहे हैं कि उनको भी कुछ लोगों का समर्थन भी है और कांग्रेस के जो एलाइज हैं, खासकर IUML मुस्लिम लीग, वो भी ये इस पक्ष में है कि वीडी सतीशन बने। और वीडी सतीशन अपनी ताकत दिखाने से गुरेज भी नहीं करेंगे, ये भी कहा जा रहा है राघवन। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि अगर आपको बनाना ही है किसी और को मुख्यमंत्री तो फिर मुझे मंत्री भी नहीं बनना। ये चुनाव वैसे उन्होंने ही लड़वाया। बिल्कुल सौरभ, देखिए 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए जो काम सबसे ज्यादा ग्राउंड पर किया है वो वीडी सतीशन ने किया है। वो कांग्रेस का चेहरा बने, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्होंने यूडीएफ को घेरने के लिए सारी जो रणनीति है वो तैयार की, इलेक्शन का पिच उन्होंने तैयार किया। वो खुद फ्रंट फुट पर वहाँ पर बैटिंग करते हुए आए और जब विधायक दल का नेता चुनने की बारी आई तो ये कहा गया कि केसी वेणुगोपाल के पास ज़्यादा नंबर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनके पास ज़्यादा नंबर होना लाजमी भी है क्योंकि वो उन सब के बॉस हैं। लेकिन यहाँ पर जो सहयोगी दल हैं जिसमें IUML बहुत बड़ी घटक पार्टी है, उसके अलावा केरला कांग्रेस के जितने भी अलग अलग जो कांग्रेस से टूटे हुए दल हैं जो यूडीएफ का हिस्सा है, सब ये चाहते हैं कि वीडी सतीशन के पक्ष में ये पब्लिक का मैंडेट है, इसलिए वीडी सतीशन को सीएम बनाना चाहिए। चुनाव से पहले हमने देखा कि केसी वेणुगोपाल ने इच्छा जताई थी कि वो एमपी पद छोड़कर एमएलए का चुनाव लड़ेंगे ताकि वो मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन उस वक्त उनके साथ 5 और सांसद मैदान में आ गए थे। उन्होंने भी कहा था कि हम एमपी पद छोड़कर एमएलए का चुनाव लड़ेंगे। तो उस वक्त पार्टी नेतृत्व को ये फैसला लेना पड़ा था कि कोई भी एमपी जो है वो इस्तीफा नहीं देगा, चुनाव में नहीं जाएगा, जो एमएलए हैं वहाँ पर वही चुनाव लड़ेंगे और एमएलए से ही कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन कल की विधायक दल की बैठक के बाद पूरा जो है मामला पलटा हुआ नजर आ रहा है और आपने बिल्कुल ठीक कहा, 43 विधायकों के समर्थन के साथ केसी वेणुगोपाल आगे हैं और अब शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि जिसने मेहनत की उसको इसका लाभ मिलेगा या फिर दिल्ली में बैठा कोई नेता इसकी मलाई खाएगा। तो अभी तक आपके जिन लोगों से बात हो रही है वो क्या कह रहे हैं, ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस बात की है, सतीशन या केसी वेणुगोपाल? देखिए केरला से तो ये बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि 90% लोग केसी वेणुगोपाल के साथ हैं। अच्छा, ठीक है। फिर तो अगर नंबर पे ही जाना है तो फिर तो यहाँ नंबर में कोई गुंजाइश ही नहीं है। ज़्यादातर विधायक जो हैं केसी वेणुगोपाल का पक्ष ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया राघवन आपका। अब इसमें आइए जो दूसरी बात जिसके लिए ऑथराइज किया गया है वहाँ पर ऑब्जर्वर्स को कि हाईकमान फैसला करे। तो अब हाईकमान को ये फैसला करना है। अब सवाल सीधा सीधा राहुल गांधी क्या फैसला करेंगे, ये बात है ना सर? देखिए, अब राहुल गांधी कैसी राजनीति करते हैं? केरल में आपको 10 साल बाद इतना अच्छा मैंडेट मिला, 102 सीटें 140 में से आपकी यूडीएफ की आई है, कांग्रेस की 63 सीटें वहाँ पर आई है। अमित शाह बंगाल में गए ना केंद्रीय परिषद के बनकर, अमित शाह ने किसी और को भेजा क्या कि आप जाके तय कीजिए? राहुल गांधी खुद क्यों नहीं गए? क्यों मुकुल वासनिक और अजय माकन को राहुल गांधी ने वहां पर केंद्रीय परिषद के रूप में भेजा? इतना बड़ा स्टेट मिला है। आप वायनाड से सांसद रह चुके हैं, प्रियंका गांधी वायनाड की सांसद है। इसी केरल ने आपको 20 में से 16 लोकसभा सांसद दिए। इतना स्ट्रांग आपका होल्ड है। क्या दिक्कत थी? राहुल गांधी खुद वहां ऑब्जर्वर बनकर जाते कि मैं आ रहा हूं, मैं विधायकों से बात करूंगा। आप भी ऐसी बात कर देते ना कभी कभी। नहीं तो कुछ जाना चाहिए था ना सर। राजनीति है कि आप जाते, जब आपको पता है कि कैसी वेणुगोपाल के प्रभाव में वहां के एमएलए हैं, सतीशन ने वहां पर काम किया है, आप जाते हैं विधायकों से बात करते। राहुल गांधी जाते, जाना चाहिए अगर आप राजनीति कर। मैंने प्रियंका गांधी का नाम लिया था सर। देखिए मैं बता रहा हूं, अब यार ऐसी बात एक ब्रेक की बात मुझे रिवील करनी पड़ेगी। ब्रेक में मैंने कहा कि भाई प्रियंका गांधी चली जाती है ऑब्जर्वर बन के, तो हम हंसने लगे कि प्रियंका गांधी ऑब्जर्वर बनेंगी। इन्होंने तो राहुल गांधी को कह दिया ऑब्जर्वर बन जाते। अमित शाह गए कि नहीं सर बंगाल में? आज अमित शाह विधायक दल की बैठक ले रहे हैं अभी 2 बजे बंगाल में। अमित शाह को जरूरत थी जाने की। भारतीय जनता पार्टी टेक्निकली मैं आपसे सहमत हूं, तो जाना चाहिए था राहुल गांधी को। पता है तर्क ठीक है कि यदि राहुल गांधी या प्रियंका जी दोनों में से कोई भी जाता तो वो केसी वेणुगोपाल के ऊपर बिल्कुल बात करने के लिए तय कर सकते। अजय माकन और मुकुल वासनिक तो तय नहीं कर सकते ना। ये एसपी लेवल के ऑफिसर डीजी के खिलाफ रिपोर्ट बना। राहुल गांधी थोड़ा ज्यादा हो गया, प्रियंका गांधी तो नहीं, राहुल गांधी जाते हैं। राहुल गांधी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से बात करते हैं, केरला कांग्रेस से बात करते हैं, हमारे पास आइए प्लीड करिए, चुनाव फाइनल करके आते हैं। एक सेकंड सर, उसमें भी दूसरा पेच है। ऑब्जर्वर बाय पोजीशन हैज टू बी न्यूट्रल। अब ना प्रियंका गांधी न्यूट्रल है इस मामले में, ना राहुल गांधी न्यूट्रल। मैं ये कह रहा हूँ ना, वहां पे तो ये दिक्कत है ना कि अपनी सुपरमेसी दिखानी होती है कि हम जो कहेंगे लास्ट में हम तय करेंगे। आप आएंगे तब आप लड़ो, फिर हमारे पास आओ, फिर हम तय करेंगे किसका क्या करना है। राजस्थान में मल्लिकार्जुन खड़गे जब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं थे, उनको ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था
अशोक गहलोत ने क्या दुर्गति कर दी थी अजय माकन की और मल्लिकार्जुन खड़गे की। एमएलए तक मिलने नहीं आए, धक्के मार के भगा दिया। आपने उदाहरण देके ठीक कर दी बात कि अमित शाह जा सकते हैं अगर बंगाल के ऑब्जर्वर बन के। वही कह रहा हूं, और सीनियर आदमी चला। हरियाणा में अमित शाह जी गए थे जब सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनना था, उस समय अमित शाह जी ऑब्जर्वर बनकर गए थे। तो राहुल गांधी को आपको एक राज्य मिला, चुनाव हार रहे हो, एक राज्य में आपकी सत्ता लौट रही 10 साल बाद, या दोनों के झगड़े में किसी तीसरे की लॉटरी हो भी सकता है। अब भाई रमेश चन्नीथला का भी नाम है, लेकिन क्या जो है केसी वेणुगोपाल के सामने राहुल गांधी जो है वो बाकियों में से किसी को चुनेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। केसी वेणुगोपाल उनके बहुत ही करीबी हैं, उनके सारे सलाह वो देते हैं, सारा कुछ उनके ऊपर निर्भर करते हैं राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल पर। तो ऐसे में क्या होगा, लेकिन बात तो बिल्कुल साफ है कि वीडी सतीशन जो है, अगर आपको अपनी पार्टी को वहाँ सही से चलाना है तो वीडी सतीशन को देना चाहिए। पर क्या कांग्रेस ऐसा फैसला करेगी, क्योंकि वीडी सतीशन ही इस जो ये विक्ट्री है उसके सूत्रधार हैं। ठीक, एक लाइन आप बोलें फिर अगले। 3 उदाहरण राहुल गांधी के सामने है। केसी वेणुगोपाल को कांग्रेस केरल का मुख्यमंत्री बनाने से पहले वो देख लें। राजस्थान में आप सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हुए प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं। केंद्र में अशोक गहलोत की पकड़ थी, अशोक गहलोत अपने आप को मुख्यमंत्री बना लेते हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिराज सिंधिया सबसे बड़े दावेदार रहते हैं। कमलनाथ के दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व से संबंध अच्छे थे, कमलनाथ खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। भाई वहां पर होता है कर्नाटका के अंदर, जब डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष है, सरकार आती है और सिद्धारमैया अपने संबंधों के कारण राहुल गांधी के कारण वहां वो मुख्यमंत्री बनकर चले जाते हैं और डीके शिव कुमार अभी तक संघर्ष कर रहे हैं वहां पर। राजस्थान में क्या हुआ, आप चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश में ज्योतिराज सिंधिया पार्टी से विधायक तोड़कर लेके गए, बीजेपी की सरकार बना दी, खुद केंद्र में मंत्री बन गए और भारतीय जनता पार्टी वहां फिर चुनाव जीत गई। कर्नाटका में रोज डीके शिव कुमार के 20-25 विधायक दिल्ली आते हैं और डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। डीके शिव कुमार रोज कहते हैं कि भाई आपने जो 2.5 साल की बात कहा था उसका क्या हुआ। तो आप इन राज्यों का परिणाम देखिए। अगर केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी मुख्यमंत्री के रूप में अगर केरल में भेजते हैं तो यह तय माने कि केरल कांग्रेस में बहुत बड़ी टूट होगी, सांसद भी टूटेंगे और विधायक का भी बड़ा दल टूटेगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने बहुत साफ कह दिया कि हमें केसी वेणुगोपाल किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। हम समर्थन तभी देंगे जब सतीशन माप के मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। और मुझे लग रहा है कि सहयोगी दल ने, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने बोल दिया है, केरला कांग्रेस ने भी बोल दिया जिनके 7 एमएलए वहां पर, कि सतीशन ही हमें यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए। और मुझे लग रहा है कि सतीशन को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। नहीं तो फिर अगर सहयोगी दलों का साथ तो ज्यादा जरूरी है ना किसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाने। वो विधायक भी हैं, केसी वेणुगोपाल तो अभी विधायक नहीं है, एमपी हैं, तो फिर इलेक्शन यदि लड़ा जाएगा फिर बाई। चलिए, तो ये कहानी भी अभी बाकी है, तो दक्षिण के दोनों राज्यों की कहानी है। लेकिन आप इतना गंभीरता से ले रहे हैं, इतना कांग्रेस लीडरशिप ने भी इसको इतना गंभीरता से नहीं लिया। हो जाएगा, निपट जाएगा, थोड़ा सा आराम से आप रहिए। जैसे बिहार में निपट ही गया। बिहार में सम्राट चौधरी कैबिनेट आज से पूरे कामकाज में आ चुकी है, फुल फॉर्म में आ चुकी है। कल सब लोग मंत्री बन गए थे। थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने स्वास्थ्य मंत्रालय का चार्ज भी ले लिया है जाकर के, और मिनिस्ट्री के सीनियर अफसरों से उनकी मुलाकात हुई, उनको वेलकम किया गया। मीडिया ने भी उनसे कुछ सवाल किए। निशांत कुमार ने कहा कि वो अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए बिहार की जनता के लिए काम करेंगे। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है ये वो समझेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे। बिहार में मंत्रियों को उनके विभाग दे दिए गए थे। कल ही सम्राट चौधरी की अगुवाई में बिहार सरकार काम करने में अब लग गई है। सम्राट चौधरी ने गृह और प्रशासन समेत 6 अहम डिपार्टमेंट अपने पास रखे हैं। जेडीयू के कोटे में गए हैं वित्त, वाणिज्य, जल संसाधन, ग्रामीण विकास मंत्रालय और इनको मिला है स्वास्थ्य मंत्रालय। इनको बड़ा मंत्रालय दिया गया है। अब एक बात जो हम करेंगे वो ये कि भाई 22 दिन पहले इनको उप मुख्यमंत्री बना के 7 मंत्रालय दिया जा रहा था। 22 दिन में क्या बदल गया? निशांत आ ही गए, अब उप मुख्यमंत्री की जगह मंत्री हो गए। सुनते हैं। लेकिन निशांत ऐसे तो पिताजी ने जो 20 साल में किया, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई भी विभाग, मेरी कोशिश रहेगी कि वो जो काम है वो सिलसिला जारी रहे। और जो भी उन्होंने 7 निश्चय 3 में या समृद्धि यात्रा में वादा किया है, चाहे स्वास्थ्य हो या कोई विभाग, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक ईमानदार और सच्चाई से अपना काम करूँ और हम जनता की सेवा करूँ। ये स्वास्थ्य विभाग जो है जन सेवा का खुला द्वार है, तो जनता की सेवा करने का कोशिश करूँगा ईमानदारी से और अपने काम से लोगों का विश्वास और प्रेम पाने का कोशिश। निशांत को आना था तो पहले भी आ जाते। खैर एनीवे, ये इसको खामगा एक बहस का मुद्दा बना दिया गया। इसमें खबर बना दी गई जो नहीं थी। खबर होती ये होती कि निशांत जी आए हैं, इनकी क्या कैसे काम करेंगे, क्या बैकग्राउंड है। उसकी जगह चर्चा हो रही है कि भाई वो इतने रिलक्टेंट हैं तो इनको मजबूर क्यों किया गया। भाई जो 22 दिन पहले नहीं माना था वो क्यों मान लिया? दबाव में माना होगा ना, क्योंकि वो अगर उनको खुद हंसी खुशी आना होता तो पहले ही आ जाते।
अब उनको आपने मंत्रालय भी ऐसा दे दिया है जिसमें काम बहुत करना पड़ता है। वैसे मैं आपको बताऊं, ये मंत्रालय किसको मिला था? जब 2015 में लालू यादव और सरकार बनाई थी नीतीश कुमार ने, उस वक्त ये विभाग मिला हुआ था तेज प्रताप यादव। और हम सब ने बड़ी आलोचना की थी कि ये किसी फर्स्ट टाइमर को देने वाला मंत्रालय है क्या? जो आदमी पहली बार जीत करके, जिसने सरकार का सा भी नहीं सीखा हो, उसको आप सीधे स्वास्थ्य मंत्री बना देंगे बिहार जैसे प्रदेश का। आज क्यों नहीं करें वो बात हम? तो अब तो आगे जीते भी नहीं है ना वो, अब तो और आगे बढ़ गया बिहार। तो लड़ाई नहीं है, अभी तो चुनाव भी नहीं लड़ा उन्होंने। और स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है किसी भी एक सरकार के लिए, खासतौर से राज्य सरकारों में, क्योंकि होम हेल्थ जो है वो स्टेट का इशू है। और बिहार में जिस तरह की हालत है हॉस्पिटल्स की और पूरे हेल्थ सिस्टम की, उसको बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर काम करना चाहिए। हम तो शुभकामनाएं दे सकते हैं, मैं किसी की आलोचना पहले दिन नहीं करता, क्योंकि सब में संभावनाएं देखी जा सकती है। और पहले दिन यदि कोई नया मंत्री बना तो नए मंत्रियों के बहुत सारे उदाहरण हमने देखे जो अच्छा काम भी करते हैं, और जो लोगों ने बहुत समय तक अनुभव लिया है वो क्या करते हैं वो भी हमने देखा है। तो अब अनुभवी हो जाते हैं ना, फिर वो अनुभवी हो जाते हैं। तो अभी शुभकामनाएं दीजिए। और ये बार बार आप नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मत बोलिए, इससे क्या होता है 1 दर्जन लोगों के नाम याद आते हैं मुझे बिहार सरकार में जो बेटे हैं। तो फिर आप सब इस सरकार में बिहार सरकार में, तो फिर वो सबको ऐसे बोलना पड़ेगा? क्या बोर्ड्स पे ऐसे लिखा जाएगा? सर, निशांत जी के मंत्री बनने के पीछे की और इससे आगे क्या खबर है? देखिए, इसमें खबर कुछ नहीं है, इसमें ये देखना होगा आगे क्या होता है। निशांत कुमार, देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही आपको लगता है कि वो रिलक्टेंट हैं। वो कुछ सच में क्या इस विभाग को आगे लेके जाएंगे या फिर कैसे बोलेंगे? ये आगे लेके जाएंगे नहीं? सर, मैं एक चीज मैं और एक बात कह दूं, आपने कहा वो रिलक्टेंट है, मैंने भी ये शब्द इस्तेमाल किया। एक्चुअली रिलक्टेंट एक अंडरस्टेटमेंट है। हाँ, रिलक्टेंट अंडरस्टेटमेंट। ये हम, क्योंकि हमारे पास उससे बड़ा कोई हिंदी का शब्द नहीं है। वो रिलक्टेंट से बहुत ज्यादा अनिच्छुक है, बहुत ज्यादा अनिच्छुक है। मैंने और कल मैंने एक वीडियो ऐसा देखा, ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बगल में वो क्या नाम है उनका? नाम संजय झा। संजय झा माइक लेके कुछ बोल रहे हैं, और वो जैसे उनके भाव भंगिमा, ऐसा लग रहा है उनको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ आ गया, ये लोग कौन है, क्या बातें हो रही हैं, कुछ पता ही नहीं है। तो हम चाहते हैं निशांत कुमार जी खुश स्वस्थ रहे, पहली बात उनके लिए। और वैसे संजय झा बहुत मजबूत नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये मंत्रालय है, मतलब निशांत जी है, सॉरी। तो इसलिए आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। जी सॉरी राहुल जी। देखिए, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था, देखिए ये बात सही है कि रिलक्टेंट हैं, और ये भी बात सही है कि उनकी भाव भंगिमा थोड़ी ऐसी है कि मैं कहाँ आ गया। लेकिन एक बात तो मानी जा सकती है, कई बार लोग एक जगह मिलने पर उसमें कुछ काम करने की कोशिश करते हैं। और देखिए, इनके बारे में एक बात तो कही जा सकती है कि लोगों की बेहतरी के लिए तो इनके मन में हमेशा से चीज़ें रही है। तो हो सकता है कि इस विभाग में कुछ बेहतर कर सकें। जो बिहार की जो हिस्ट्री रही है, मन बहुत समझते हैं सबका। नहीं, मैं तो आपका भी मन समझता हूँ, लेकिन हिस्ट्री जो बिहार की रही है तो बहुत ज्यादा मतलब ब्राइट फ्यूचर दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, हो सकता है। सवाल मूल ये है कि सर बिहार की जनता का क्या दोष है? मुझे लगता है यदि आपके पास एक रिलेक्टेंट आदमी है जो मंत्रालय नहीं देखना चाहता, तो क्यों जरूरत है? सरकार में लाने से बेहतर था कि संगठन के अंदर जिम्मेदारी देते हैं, वो संगठन को संभालते हैं। आज नीतीश कुमार दिल्ली चले गए हैं, राज्यसभा सांसद बन के, निशांत सरकार में आ गए, संगठन को संभालते हैं। जिस तरीके से बिहार में उन्होंने पूरी सद्भावना यात्रा निकाली, वो संगठन को समझते हैं, अपने नेताओं को संभालते हैं। मंत्रिमंडल में बाकी जो जेडीयू के मिनिस्टर से उनसे बातचीत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में जो समन्वय काम है वो नीतीश कुमार के एब्सेंस में निशांत कुमार करते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं। आप सीधे सरकार के अंदर चले गए, आपको एबीसीडी नहीं मालूम, सरकार का संगठन का कुछ मालूम नहीं है, आप सीधे बन गए। और जिस तरीके से आपकी स्पीच आ रही है, 2025 को आप 1925 बोल रहे हो। आपको अभी तो यह नहीं पता कि आपके साथी कौन कौन से वहां पर मंत्री बने हुए। आपसे पूछा गया कि जेडीयू के दूसरे मंत्री का नाम, तो बोले मुझे पता नहीं है उनके पास कौन सा मंत्रालय है। तो आपको अपने ही साथी लोगों के नहीं मालूम है। आपको लाया इसलिए गया है कि आप नीतीश कुमार के बाद पार्टी को लीड करोगे प्रदेश के स्तर पर, पार्टी देते से अच्छा तो आप उनको पार्टी में पार्टी में आप उनको शामिल करते तो कम से कम जनता के सामने सार्वजनिक नहीं आते ना। मंत्री बन गए तो आपसे हिसाब किताब पूछा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय में आपने क्या परफॉर्म किया वो पूछा जाएगा। विधानसभा में आपको बोलना पड़ेगा, विधान परिषद में आपको बोलना पड़ेगा, लोगों के प्रश्नों के आपको जवाब देने पड़ेंगे। आपको पूरा अध्ययन करके आना पड़ेगा अपने मंत्रालय का कि पहले क्या था, हमने क्या क्या किया और क्या करने वाले। वैसे बड़ी मुझे नहीं लगता कि इतना निशांत कुमार की जो हालत है वो इतना कर पाएंगे। मुझे लगता है फिर रोज हंसी उड़े, स्वास्थ्य विभाग की हंसी उड़े, निशांत कुमार की हो सकता है वो कैचअप कर ले, मुझे नहीं पता वो कैसे है। बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। इंटरेस्टिंग चीज और है, क्या नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी इसमें बहुत सारी अटकलें लगी। जब ये एक्सपेंशन हो रहा था तो ये देखा गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहे थे, फिर उन्हें समझाया गया कि नहीं नहीं अब आप मुख्यमंत्री नहीं है। तो
मुझे लगता है कि जब वो उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है, उनको सब कुछ किया जा सकता है, तो ठीक है, एक और उनके बेटे को मौका तो उनके पास लंबे समय रही ना, इसलिए थोड़ा सा आदत भी तो होती है, आदत भी तो कुछ होती है, मसल मेमोरी कहते हैं ना उसको। हाँ, मसल मेमोरी है। नहीं, इतना तो हम तो बड़ा शार्प मानते हैं नीतीश कुमार के, बहुत शार्प हैं, बहुत समझदार हैं। आप क्या तय करके आए हैं ये बताइए मुझे। नहीं, लेकिन बिहार की जनता के लिए यदि ये वो अच्छा नहीं करेंगे तो दुखद बात है, बाकी रिलक्टेंट है, क्या होना चाहिए। अब तो बन गए, हाँ, बंगाल के नतीजे तो आ गए, और बंगाल के बाद यूपी की हलचल बढ़ गई और कुछ लोगों की धड़कन भी बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के जो जितने सीनियर लीडर्स हैं सारे पार्टियों के, अब वो यूपी के इलेक्शन में जुटने वाले हैं। और आपको मालूम है अखिलेश यादव वो कल पहुंचे हुए थे ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए, तो उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख लीजिए। वो जब वो गए तो ममता जी दरवाजे पर खड़ी थी, उनका स्वागत कर रही थी। अभिषेक बनर्जी उनको घर के बाहर से रिसीव करके लेकर के आए, वो अपने साथ कुछ शॉल वगैरह कुछ लेकर के आए थे, वो उन्होंने उनको उड़ाया। तो अब इसके बाद चर्चाएं ये हुई कि भाई इतना अखिलेश यादव एक्टिव क्यों हो रहे हैं। भाई ठीक है, एक साथी हार गया, साथी तो ममता जी बहुत से लोगों की थी, हरात भी जाकर के उनसे यूं तो मुलाकात करने के लिए नहीं गया। अखिलेश यादव ने ये क्यों किया? क्योंकि जो बिहार और बंगाल में नैरेटिव चला, जो विमर्श चलाया गया, वोट चोरी का जो एजेंडा बनाया गया, अखिलेश यादव का इशू, वो अखिलेश यादव का इशू भी है। और ममता बनर्जी जिस तरह चुनाव हारी, उसके बाद जाहिर उनको ये एक खटका अंदर से तो लगा ही होगा। SIR तो यूपी में भी हुआ है, तो एक ये पहले से आपके पास एक दलील होती है कि भाई देखिए मैं तो इन हालात में चुनाव लड़ रहा हूं, तो इसको भी उसको भी वो हो सकता है थोड़ा रिफर्बिश करने के लिए वहां पर गए हों। वहां पर जो उन्होंने बातें कही, अब उन्होंने वहां जाकर के कहा अखिलेश यादव ने कि ममता जी आप हारी नहीं है, मैं जानता हूं आप जीत रही थी चुनाव, आपको हराया गया है। फिर उन्होंने, किसी रिपोर्टर ने पूछा कि अब अगला टारगेट तो आप हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उन्होंने कहा हम तो उस दिन से टारगेट हैं जिस दिन से हमने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया था, तो वहां अयोध्या लेकर के आए। चूंकि बीजेपी को हमने अयोध्या में हरा दिया, इसीलिए अब सबसे बड़े टारगेट हम हैं। हमसे दो गलतियां हुई, एक बीजेपी को हरा दिया और दूसरा अयोध्या हरा दिया, तो हम तो टारगेट में होंगे ही, ये कोई नई बात नहीं है। और हम तो बहुतों के टारगेट में हैं, एक के टारगेट में नहीं है। तो अखिलेश जी जो हैं वो तंज में भी बात करते हैं, फिर मतलब उनकी भाषा से डिकोड करना पड़ता है वो कहना क्या चाह रहे थे। एनीवे उन्होंने अयोध्या वाली बात तो की, और ये बात भी ठीक है कि अयोध्या को वो चुनाव जीते, और फिर अयोध्या से जो जीते उनको उन्होंने ट्रॉफी बना करके पार्लियामेंट में हर वक्त अपने बगल में दिखाया। ये बीजेपी को हमेशा याद दिलाया कि ये अवधेश जी हैं, इन्होंने अयोध्या में हराया। नहीं तो पहले जो पार्लियामेंट का चुनाव जीता हो, कितने लोग जो है अखिलेश यादव या राहुल गांधी के बगल में जाके बैठते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में हमेशा वो उनके बगल में बैठे। तो अखिलेश जी पूरी बात बताएं कि भाई हमने इस बात को बार बार पोक किया इस बात से, जी हाँ, कि हमने अयोध्या में तुमको हरा दिया है। लेकिन इस बात पर जवाब आया उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का। उन्होंने कहा कि बंगाल के रिजल्ट से अखिलेश यादव टेंशन में हैं और उन्हें दरअसल डॉक्टर की जरूरत है। 2027 तो क्या 2047 तक वो सत्ता में वापसी नहीं कर सकते। श्री अखिलेश यादव जी जो गुब्बारे की तरह फूले थे 2024 में, वो गुब्बारे की हवा तो 2024 से ही निकलना शुरू हो गई, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, बिहार से। लेकिन 2026 में जो सबसे बड़ी उनकी हवा निकल गई है, जिन ममता दीदी के बल पर वह अहंकार करते थे, जिन ममता बनर्जी जी का या टीएमसी का उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं था, उसको भदोही लोकसभा सीट समझौते में दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी जब चुनाव वो हार गई और इस्तीफा देने से मना कर दिया, उसके बाद भी श्री अखिलेश यादव जी का पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जाना, यह मतलब लगता है कि तनाव इतना ज़बरदस्त है कि उनको एक अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की आवश्यकता है, क्योंकि 2027 तो दूर है, 2047 तक भी समाजवादी पार्टी के सत्ता में वापसी की दूर दूर तक संभावना नहीं। तो ये अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनकी अगर और राज्यों से तुलना करनी है, तो जो मैसेज बीजेपी कह रही है कि उनको बंगाल से मिला होगा, वो तो बिहार से भी मिला होगा। तो अखिलेश यादव को ये तो दिख ही रहा है कि बीजेपी का ग्राफ नीचे नहीं ऊपर की तरफ जा रहा है, और उनके आस पड़ोस के राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती हुई उनको साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी। बंगाल लेकिन क्यों उनके लिए एक बड़ा, मतलब अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी वार्निंग है? मैं कह रहा हूँ बंगाल से जो एक मैसेज मिला है कि
बार बार हम चर्चा कर रहे थे बंगाल चुनाव में कि माइनॉरिटी का कंसोलिडेशन ममता बनर्जी के साथ है और 95% वोट उनको साथ रहेगा मुस्लिम का। वही वोट बैंक कमोबेश अखिलेश जी का है, लेकिन अखिलेश जी को तो इतना गारंटी नहीं कि वो 95% होगा जो ममता दीदी के साथ है। और उतना उत्तर प्रदेश में वोट भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में वोट बंगाल के मुकाबले में कम है माइनॉरिटी का, मुसलमानों का। तो जब वहाँ पर ममता बनर्जी 30% करीब वोट के बाद भी इस तरह से चुनाव नतीजे तक पहुँचती बड़ी हार की तरफ, तो अखिलेश जी के लिए बड़ी मुश्किल होती है। और दूसरा, वो तो सरकार में भी नहीं है। सरकार में रह के एक लड़ाई लड़ना अलग तरीके का काम होता है, और उनको पता है कि 26 में वो 2024 में जो चुनाव में हो गया वो तो ठीक है, लेकिन क्या उसी तरह का ग्राफ बन रहा है? और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बिहार के बाद और बढ़ गया ना। बिहार में तो जेडीयू उनके साथ था, बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा एक तरह से, और अकेले उस लड़ाई को जो अकेली थी बीजेपी। सही बात। हाँ, और फिर बंगाल उनका वो नहीं है, टेरेन नहीं था। बिहार में तो 25 साल से कुछ ना कुछ चल ही रहा था, पश्चिम बंगाल में तो कोई नहीं है, तो वहाँ इतनी बड़ी जीत हासिल कर सकती है। तो वो सारे राजनीतिक समीकरण उनको वहाँ दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस का हाल भी उन्होंने बंगाल में देख लिया है। मान लीजिए कांग्रेस को साथ भी ले ले, वैसे उन्होंने जो क्या कहा था कि कई लोगों के टारगेट पर, मुझे नहीं पता किसके बारे में कह रहे थे बीजेपी के अलावा, लेकिन फिर भी उनके लिए मुश्किल काम हो गया है। और ये लड़ाई उनको समझ में आ रही है कि बहुत आसान नहीं है। हालांकि ममता जी उनकी क्या मदद कर पाएंगी मुझे नहीं समझ में आता। जैसे भदोही का भी जिक्र किया, कुछ सीट दे भी देंगी, लेकिन एक ठीक है कि खड़े हो। और यदि ममता जी के साथ ज़्यादा चलेंगे तो फिर राहुल जी के साथ क्या करेंगे? अब दोनों ही बातें कर लेते हैं। अब जैसे वो गए, वो खैर वहाँ भी तमिलनाडु भी गए। वो तस्वीर आज की है कि पहले की, ये मैं नहीं जानता। इन्होंने पोस्ट किया एक सोशल मीडिया पर, इसको आप देख लीजिए। हम वो नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दें। तो ये मिले हैं जाके, उसमें तस्वीर लगाई ममता बनर्जी की और साथ में स्टालिन नहीं है ना सर? हाँ, स्टालिन से मिलने की। अब तस्वीर लगाई है ममता जी की, नई तस्वीर के साथ तो हो सकता है वहां भी गए। खबर में नहीं आया था कि ये तमिलनाडु, चेन्नई भी गए हैं। कहा था कि जाना है उनको, तो ठीक है, तो चेन्नई भी गए। अब ये किसके लिए है कि हम वो नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दें? कांग्रेस पार्टी के लिए वो कह रहे हैं कि कांग्रेस डीएमके चुनाव हारी और वो तो गठबंधन का हिस्सा थी, और अपने 5 विधायक लेकर के विजय की पार्टी को जाके समर्थन कर दिया। तो वो तो खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम कांग्रेसियों जैसे नहीं है कि आपके बुरे वक्त में हमने आपको छोड़ दिया। राहुल गांधी ने बहुत बयान दिए, ममता बनर्जी के खिलाफ कैंपेन किया उन्होंने बंगाल के अंदर, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा। तो वो सीधा ये जो बात कह रहे हैं वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं। लेकिन क्या बिना राहुल गांधी के वो उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे? क्या उनका अलायंस अभी फिलहाल राहुल गांधी के साथ नहीं है? और यूपी का इलेक्शन तो आया खड़ा है ना। अखिलेश जी कह तो राहुल गांधी के लिए रहे ना। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर बीजेपी को 2024 के चुनावों में 3 किसी लोगों ने रोका था, तो वो एक अखिलेश यादव, एक ममता बनर्जी, एक स्टालिन, तीनों थे। ये इस बात बिल्कुल ठीक है। इन्होंने ही उनको मेजॉरिटी लेने से रोका था। तो एक तरह से शिष्टाचार के तौर पर भी मैं बोलूँ, या दोस्ती के तौर पर भी ये बात बनती है कि वो ममता बनर्जी के पास जाएं, स्टालिन के पास जाएं। लेकिन इसमें राजनीतिक चीज़ें और भी है कि अखिलेश यादव भी चाह रहे होंगे कि विपक्ष में उनकी भूमिका जो है वो बड़ी हो, क्योंकि अब ममता बनर्जी का हारने के बाद ममता बनर्जी एज लीडर ऑफ, मतलब कंबाइन ऑपोजिशन नहीं उभर सकती। दूसरी तरफ जो है वो स्टालिन के हारने के बाद भी वो भी मुश्किल है। तो क्या अखिलेश यादव उस भूमिका में अपने आप को देख रहे हैं कि कांग्रेस के इतर कोई और एक फ्रंट बनाकर उसके लीडर के तौर पर अपने आप को? सर ये सब बातें वो सोचेंगे भी तो यूपी के इलेक्शन के बाद सोचेंगे। हो सकता है, मतलब देखिए, राजनीतिक एक इलेक्शन तक तो सोचता नहीं है, वो तो आगे तक के इलेक्शंस के लिए सोचता है, आगे तक की राजनीति के लिए सोचता है। तो ये भी उनके दिमाग में हो सकता है। अब यूपी का जहां तक चुनाव है, तो हमने 2024 का चुनाव देखा है। ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव ने कोई बुरा चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा। और ऐसे में अखिलेश यादव ये भी कोशिश करेंगे कि भाई वो एक ऐसे नेता के तौर पे उभरें जो कि सर्वमान्य, जिनको सारे लोग जो है वो करते हैं। कल ही बात हो रही थी इस प्रोग्राम में ही कि भाई इनके जो 2 साथी थे, एक पश्चिमी यूपी के, एक पूर्वी यूपी के, ओम प्रकाश राजभर, और इधर से आरएलडी वाले जयंत चौधरी, दोनों अब उनके साथ नहीं है। ये दोनों अब हमें लगता है छोटी पार्टियां हैं, लेकिन एक हिस्से में इनका अच्छा होल्ड है उनका। तो वो दोनों इनके साथ नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव उनके लिए वैसे ही मुश्किल में भरा। अब ले दे कि उनके पास एक कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के साथ इनका इनका लव हेट रिलेशनशिप चलता रहता है। कभी ये उन पर दबाव बनाने की राजनीति करते हैं, कभी वो उनके ऊपर दबाव बनाने की राजनीति करते हैं। और राहुल गांधी आजकल जो उन्होंने काम डीएमके में किया है, उनको लगता है कि मुझे अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के द्वारा कांग्रेस पार्टी को सही दर्जा नहीं दिया जाता, सही मान नहीं मिलता, ना उसको वो सही जगह देते हैं, ना सीटें देते हैं। तो वो असर्ट करना चाहते हैं अब। और यूपी इनके पास, यूपी है अखिलेश यादव के पास। राहुल गांधी की राजनीति इनसे बड़ी है,
वो ये चाह रहे होंगे कि भाई अब जरा कांग्रेस जो है अगर हमारे साथ रहना है तो वो भी थोड़ा ठीक से रहे। ये तो उन्होंने बता ही दिया कि मैं ममता के साथ हूं और स्टालिन के साथ हूं। लेकिन ये किसके लिए बोला था कि हम तो औरों के भी टारगेट पर रहते हैं, ये आपने नहीं बताया। अखिलेश यादव के ट्वीट का अर्थ समझिए सर, संदेश क्या है? अखिलेश यादव ने संदेश दिया है कि बुरे वक्त पर मेरा साथ मत छोड़ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि लोगों का बुरा वक्त पे साथ नहीं छोड़ते, उन्होंने कहा मेरे बुरे वक्त पे आप साथ मत छोड़ना। मैंने आपका नहीं छोड़ा था, आप मेरा मत छोड़ो। ओके, अब उनको समझ में आ गया और अखिलेश यादव को डर बैठ गया। जिस तरीके से बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, अपना मुख्यमंत्री बना लिया, बंगाल जो सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी की थी और वहां पर ममता बनर्जी हार गई, दिल्ली में केजरीवाल का सुपड़ा साफ कर दिया। अब अखिलेश को लग रहा है कि भाई अश्वमेध का घोड़ा प्रधानमंत्री मोदी का तो अब उत्तर प्रदेश में आने वाला है और यहाँ तो योगी है, ममता बनर्जी नहीं है। योगी के 10 साल का शासन है, प्रधानमंत्री मोदी है, मोदी योगी की जोड़ी, और अमित शाह का संगठन वहां पर रहेगा। अयोध्या का राम मंदिर वहां पर बना हुआ है। जिस अयोध्या और फैजाबाद के नाम पर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को चुड़ाने का काम कर रहे थे, वहां उनको अब लड़ना है। तो उनको डर है कि अगर 10 साल बाद में सरकार नहीं बना पाया तो मेरे साथ क्या होगा। तो उनको इस डर है और संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मिलकर चुनाव लड़ना। बंगाल में जो आपने किया है अलग चुनाव लड़ने का, वो उत्तर प्रदेश में मत करना, मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। और अखिलेश यादव ममता बनर्जी से जाकर कहते हैं कि आप हारी नहीं है, तो अखिलेश यादव को किरणमयी नंदा का बयान तो देख लेना चाहिए, जो उनके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। उनका भी तो बयान आ गया था कि भाई ममता बनर्जी की हार जमीन पर नजर आ रही थी, भ्रष्टाचार चरम पे था, और मैंने तो अखिलेश यादव से कहा था प्रचार करने मत आइए, ममता बनर्जी चुनाव हार रही है। मैंने ही सपा प्रमुख को कहा था प्रचार करने मत आइए। उनकी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमयी नंदा अखिलेश यादव के बारे में कहते हैं कि मैंने अखिलेश यादव को बहुत पहले बता दिया था कि ममता बनर्जी चुनाव हार रही है, आप चुनाव प्रचार करने मत आइए। वो अखिलेश चुनाव के बाद ममता बनर्जी जाकर कहते हैं कि आप हारी नहीं है। नहीं, वो सर देखिए वो ये भूमिका बना रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन और केंद्र ने मिलकर जो बंगाल में किया, ये यूपी में भी कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव को इन चीजों में समय बर्बाद करने से बेहतर है कि अखिलेश यादव संगठन पर काम करे, जातिगत समीकरण को साधे, अपनी पार्टी को मजबूत करे। बहुत बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने है। और वर्तमान में जो योगी आदित्यनाथ का जो काम है 10 साल का, उसके बाद अखिलेश यादव का 3 डिजिट पर अगर पहुंच भी गए उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ी बात होगी। और 100 सीटें भी जीत जाए अखिलेश यादव तो बहुत बड़ी बात होगी। इनकी बात कर लेते हैं जिनकी तस्वीर चल रही है। योगी जी ने कल जिम भी कर लिया उत्तराखंड में, तस्वीर बहुत अच्छी है जिम वाली। ओपन जिम में उन्होंने थोड़ा हाथ पैर आजमाए, अपने खोले हाथ पैर। और दो मुख्यमंत्री जो है, हाँ, दोनों मुख्तामी जी और वो दोनों थे। तो ये तस्वीर आई कल, इंटरेस्टिंग तस्वीर है। एक बच्चे को चॉकलेट भी खिला रहे थे, वो भी देखा मैंने। तो अब लेकिन वो कह क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जाति के नाम पर बांटने की कोशिश होगी, लेकिन सावधान रहना। सनातन के ट्रैक पर सीएम योगी अभी से 2027 की चुनावी पिच कैसे तैयार कर रहे हैं, सुनते हैं एक बयान। विकास का कोई विकल्प नहीं। विकास में बाधक जो तत्व हैं वे जाति के नाम पर बिखराव लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बंटना नहीं है, विभाजित नहीं होना है। इस तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, फतवे की संस्कृति पर विश्वास करने वाले, गुंडों को प्रश्रय देने वाले, बहन और बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। इनके द्वारा जब भारत की परंपरागत सनातन संस्कृति पर प्रहार होता है, इनके मुंह में फेविकोल लग जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करने के लिए इनके द्वारा मनगढ़ंत मुद्दे गढ़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, उन्हें अपमानित करने की साजिश रची जाती है। योगी जी एक बात बड़े अच्छे से जानते हैं जो उन्होंने कही कि इस चुनाव को जाति पे ले जाने की कोशिश होगी और बीजेपी उसी ट्रैप में जाना नहीं चाहती है। लेकिन हमने कल भी बात कर रहे थे, क्या ये मुमकिन है? बिहार में आपके पास वो ऐसे सहयोगी थे जो जाति के चुनाव में भी आपको आगे लेकर के चल पाए। यूपी में लेकिन बीजेपी अकेले है, जो बात आप कह रहे थे सर। बिल्कुल, यूपी में अकेले हैं और यूपी में जाति को नहीं छोड़ा जा सकता, नहीं छूटेगी। कितना भी कोशिश कर लें वो नहीं छूटेगी। वहाँ जातियों में समाज बटा हुआ, और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। आप सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखिए ना जितने उनके सहयोगी दल हैं वो सब छोटे छोटे जातियों के ही दल हैं। तो वो अपना दल, संजय निषाद है, सब लोग हैं। तो इसलिए, लेकिन वो एक कवर के तौर पर, अम्ब्रेला के तौर पर ये चाहते हैं कि कैसे किया जाए। और उनको ये भी पता है, जैसे अखिलेश जी ने अयोध्या का जिक्र कर दिया, तो योगी साहब को भी पता है कि वो केवल हिंदुत्व के
यदि उस पर चलते तो अयोध्या पिछली बार तो किसी भी हाल में नहीं हारना चाहिए था। बिल्कुल वो जाति का एक चुनाव था ना, कि जिसमें पासी समुदाय का पूरा एन ब्लॉक वोट मिलके अवधेश वहाँ पर जीत गए, और भारतीय जनता पार्टी ने समझा, इसलिए वो जाति जनगणना पर भी आ गए। अब कितना उसको वीक कर सकते हैं या उसके आगे कितना वो दूसरे इशू पर काम कर सकते हैं। अब हिंदुत्व के इशू पर भी कितना, देखिए बंगाल में जीतने में एक बड़ी वजह ये भी है ना, क्योंकि बंगाल में समाज जातियों में नहीं बटा हुआ था उस तरह से, वैसे तो बटा हुआ है, लेकिन वो इलेक्शन जो है वो जाति पर नहीं हो रहा, उसको यूं समझ ले। तो यहाँ पर सबसे मुश्किल काम, वहां आपके और बड़े मुद्दे चल जाते हैं, यहाँ वो उस तरह से नहीं चलता। और हिंदुत्व का मुद्दा यहाँ पर बहुत पीक पर पहुंच गया अयोध्या में चलते चलते। अब दूसरा आपको उस मुद्दे को हर इलेक्शन में उसी मुद्दे को कैसे नए तरीके से मैं पेश करूं, हाँ, वो चुनौती होती है। वो चुनौती होती है। एक बात तो बिल्कुल सही है कि जो मुश्किल किला था पश्चिम बंगाल का, वो बीजेपी इसीलिए जीती कि उन्होंने कंसोलिडेट किया हिंदू वोट को। यस, और वो जातियों से अलग होकर कंसोलिडेट किया। अब ये एग्जाम्पल उनके सामने है, और उत्तर प्रदेश में भी अगर ऐसा कंसोलिडेशन करने में कामयाब होते हैं तो बहुत उनके लिए केक वॉक। चलिए सर, एक आसाम वाली खबर आप सर मुझे कल भी मैंने आपसे कहा था, आपने नहीं समझाई, मेरे आज भी मुझे दूसरा बयान मिल गया, मुझे सच में नहीं समझ में आ रही है खबर क्या है। बदरुद्दीन अजमल AUDF वाले वो बार बार कांग्रेस पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। हुआ क्या था, मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन हारने के बाद बदरुद्दीन अजमल ने ये कहा कि ये कांग्रेस पार्टी तो मुस्लिम लीग बन गई है। ये उनका बयान आया, मुझे समझ में नहीं आया कि अजमल साहब कैसे किसी और को मुस्लिम लीग कह सकते हैं। मुस्लिम लीग जब हम कहते हैं तो उसका मतलब है बांटने वाली पार्टी, जिसकी सोच में बंटवारा हो। क्यों है ये बात, क्यों हुई थी? क्योंकि बीजेपी ने ये बताया कि इनके 19 विधायक जीते, उसमें से 18 मुसलमान थे। हमने चलिए कल इसकी बात की थी, उसका सारा मैथ भी आपके सामने रखा था, कितने विधायक हैं उसमें, कितने मुसलमान हैं। अब इसका जवाब कल कांग्रेस पार्टी ने दिया, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का। उनको जो कहना था कि हम वो हैं, हम तो आज़ादी की लड़ाई से निकली पार्टी हैं, जो भी उन्होंने कहा, इसके जवाब में फिर बोले बदरुद्दीन अजमल, और उन्होंने फिर अपनी बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेक्युलर पार्टी हुआ करती थी, ये आज़ादी की पार्टी थी, ये वो पार्टी थी जब जमीयत उलमाए हिंद जैसे मुस्लिम संगठन जब वो आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे, तो उस वक्त वो जो बातें कहते थे कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती थी। आज वो कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस मुस्लिम लीग हो चुकी है। ऑपोजिशन का ये हालत हुआ है दुर्भाग्य से, कांग्रेस के प्लानिंग की गलती की वजह से ऑपोजिशन मुस्लिम लीग हो गया, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग हो गया। इस मुस्लिम लीग को लेके उनको पूरे दुनिया में अपना चेहरा दिखाने से पहले डूब के मरना चाहिए। मुस्लिम लीग कांग्रेस ने बनाया प्लानिंग करके। असेंबली में हम 2 हैं, एक अकेला 100 पे भारी, 2 है इंशाल्लाह 200 पे भारी। मैं जो समझना चाह रहा हूं सर से, ये कांग्रेस के एलआई रह चुके हैं एक वक्त में, अब नहीं हुए, वो 24 के इलेक्शन में भी नहीं थे, अलग अलग इलेक्शन लड़े हैं। ये भी शुद्ध मुसलमानों की वोट वाली पार्टी है, बदरुद्दीन अजमल जी, टिकट से लेकर वोट मुसलमान ही मिलता है इनको। अब ये किस मुंह से कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पे क्या लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं? वो जब कहते हैं मियां मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमानों को, हेमंता विश्व शर्मा, तो जितना बुरा कांग्रेस को लगता है उतना बुरा इनको भी लगता है। तो फिर कांग्रेस को किस चीज के लिए सिंगल आउट कर रहे हैं, ये मैं ये समझना चाह रहा हूं बस। एक तो ये समझिए कि हेमंता विश्व शर्मा जब मियां मुसलमान कहते तो न तो इनको बुरा लगता है न कांग्रेस को बुरा लगता है। अच्छा, पॉलिटिकली उन दोनों के लिए फायदेमंद है, सूट करता है, पहली बात। दूसरी बात, आप उनकी तकलीफ ही नहीं समझ रहे। 10 लाख से हारा हुआ 2024 में कांग्रेस ने उनको हराया, हेमंता हराते तो फिर भी चलता। कांग्रेस ने हराया बदरुद्दीन को, जिनका पूरा का पूरा राजनीति मुस्लिम उससे चलती है, और जो 18 MLA 19 में से उनके आ जाएं तो वो सारा जो मुस्लिम समाज की राजनीति बदरुद्दीन करते हैं असम में, वो तो खत्म हो गई ना उनकी। धुबरी में पार्टी में ले गए, पार्टी कहीं नहीं था, कांग्रेस में चले गए हैं, और 18 MLA वहां आ गए। तो अब वो क्या करेंगे, उनके 2 MLA बचे हैं, वो कह रहे हैं 200 पे भारी। तो इसलिए कांग्रेस की, और यही सारा झगड़ा है ना, फिर वो की वही बात होगी, भाई बदरुद्दीन ने कांग्रेस का टिकट सारा जो वोट लिया था उससे उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, आज वो वापस चला गया। इसलिए वो नाराज भी हैं, तकलीफ में भी हैं। उनके लिए तो जरूरी है कि हेमंता बोलते रहें कुछ। अच्छा, हाँ, इसलिए आप ये मत कहिए वो बुरा नहीं मानते। अखिलेश यादव अगर मुसलमान वोट ले जाएंगे तो अखिलेश यादव भी ये कहेंगे कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग ही बन गई है। हाँ। उनका वोट बैंक इसी के ऊपर टिका हुआ है ना। अगर कांग्रेस सारा मुस्लिम वोट बैंक ले जाएगी, और कांग्रेस जो कोशिश कर रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ सिर्फ राहुल गांधी लड़ते हैं, राहुल गांधी को आप वोट दीजिए। राहुल गांधी कांग्रेस को, प्रधानमंत्री तो कह चुके हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी बन गई है अब कांग्रेस, अब ये माओवादी और मुस्लिम लीग पार्टी है। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से पार्टी के अंदर कम्युनिस्ट और मुस्लिम लोगों को लेकर चले गए,
अब बाकी लोगों को लग रहा है कि अगर वाकई मुसलमानों को लगा कि राहुल गांधी हमारे सबसे बड़े तारणहार है, इन्हीं के हम नेतृत्व में बच सकते हैं, तो ममता बनर्जी का क्या होगा, अखिलेश यादव का क्या होगा, तेजस्वी यादव का क्या होगा। तो मुझे लगा इन सबका ये डर है। बदरुद्दीन अजमल जिस तरीके से हारे 2024 का लोकसभा चुनाव, उनकी आधे से ज्यादा विधायक जो उनके थे या मुस्लिम नेता थे वो सब कांग्रेस में चले गए और विधायक बन गए, तो उनका सब कुछ लूट लिया कांग्रेस ने। कितनी विचित्र स्थिति है। बीजेपी और प्रधानमंत्री कहते हैं मुस्लिम लीगी पार्टी, मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टी, मुस्लिम वोट सिर्फ मुस्लिम वोट पे जीतने वाली पार्टी, और एक और मुसलमान पार्टी कह रही है मुस्लिम लीग बन गई। निश्चित रूप से ये बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए कि अगर 19 में से 18 विधायक उनका मुसलमान जीत कर आ रहे हैं, बाकी जगह उनको जिस तरीके से हो रही है, तो जितना वो इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना वो बाकी और हिंदुत्व के आगे तो यूपी में पता चलेगा। बिल्कुल, यूपी में अभी अखिलेश यादव और इनके बीच में तय हो जाए क्या करना है इनको। पंजाब की आपको खबर बताता हूं, एक बड़ी विचित्र खबर यहां भी मिली कल। पंजाब में कल ईडी ने 2 रियल एस्टेट ग्रुप्स के ऊपर छापे मारे। खबर सुनना आप। तलाशी के दौरान अलग अलग जगहों से करीब 1 करोड़ रुपया मिला। आप कहेंगे ईडी भी कहां छोटे मामलों में हाथ डालने लगे, आजकल 1-1 करोड़ रुपए में हाथ डालती है। ईडी की जांच लेकिन जब हुई तो इसमें कुछ नाम आने शुरू हुए। एक नाम आया आम आदमी पार्टी के मंत्री अमन अरोड़ा का। अब आप पहले ये तस्वीर देख के सोच रहे होंगे ये क्या मामला है। ये इसलिए कि ये विचित्र खबर है। बिल्डिंग में गई ईडी छापा मारने के लिए ऊपर किसी फ्लोर पे, तो ऊपर बालकनी से किसी ने नोटों के बैग फेंक दिए नीचे। वो तस्वीर दिखा दीजिए जरा। बालकनी से नोटों के बैग भरे हुए, बैग नोटों के बंडल जमीन पे पड़े हुए। गरीब आदमी मेरे जैसा उठाई के ले चल देता, वो भी मौका नहीं दिया। लेकिन क्योंकि जिसने नोटों के बैग फेंके उसने फोन भी कर दिया किसी को, किसी गाड़ी लगी हुई थी नीचे, इतने में सट्टे गाड़ी आती है, वो पैसा उठाती है और वो चली जाती है। 21 लाख रुपए 21 लाख रुपए। तो ये किसी और के हाथ किसी काम नहीं आए, किसी के, वो जिसके थे वो उसने उठवा के लिए। लेकिन ये मजेदार बात हुई कि रेड चल रही है और ऊपर से पैसा फेंका जा रहा है। फिर इसके अंदर नाम एक दूसरे का लेने का सिलसिला शुरू हुआ। किसी ने आम आदमी पार्टी के नेता का नाम लिया, किसी ने मुख्यमंत्री के करीबी का नाम लिया, चलता रहा। तो इस पर सब लोगों ने फिर रिएक्शन भी दिया। लैंड यूज चेंज कराने का मामला है और ग्राहकों से करोड़ों की धोखाधड़ी करने का एक मामला बताया जा रहा है। अब चूंकि इसमें इस तरह एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे थे, तो अमन अरोड़ा जी का भी नाम ले रहा था कोई, तो उन्होंने अपनी सफाई भी पेश की है। वो देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये लोटस ऑपरेशन का जो इनको भूत सवार है उसके लिए सारा कुछ किया जा रहा है। और ईडी को ने ये तो बता दिया अपने प्रेस रिलीज में कि गौरधीर और अमन अरोड़ा दोस्त हैं। ये फैक्ट क्यों ना बता पाए वो कि जी एक और जो एक्यूज्ड है इसमें, नाम है उसका सुरेश कुमार बजाज, उसने 2023-24 में भारतीय जनता पार्टी को 2.5 लाख रुपए का डोनेशन दिया। ये क्यों ना बताया उन्होंने, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए उनको। सो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो हल्की होच्छी राजनीति हो रही है ना ऐसी होच्छी हल्की राजनीतियों से ना घबराएं, ना घबराना। आप बताएंगे, राहुल जी बताएंगे पूरी खबर क्या है, किसके घर पे छापा पड़ा था, वो किसका साथी है, किसका करीबी है। ये तो पता नहीं किसका साथी है। आगे इलेक्शन आ गया क्या? अब ये तो पता नहीं किसका साथी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाजपा का साथी है, कुछ लोग बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी का साथी है। पर ये जरूर अचंभे की बात है कि जिसने बैग फेंके वो बैग ले भी गया। वो अपने पैसे बचा लिए उसने। तो अब किसी ना किसी ऐसे को आदमी को तो फोन किया जिससे ईडी जो है वो पीछे हट गई। तो अब ये तो देखिए पॉलिटिक्स है, इसमें किसका कौन इस्तेमाल कर रहा है वो देखने वाली बात जी। लेकिन मतलब इस किस्म के छापे वगैरह ये ठीक है कि कार्रवाइयां जो है वो तेज हो जाती हैं। आपने बहुत अच्छा मैसेज दे दिया कि इलेक्शन आ रहे हैं वहां पे पंजाब में। क्या अच्छी आपने एक मतलब सेंटेंस में पूरा कर दिया। नहीं, ये मामला देखिए जब जहां कोई फिजिकल एविडेंस आ जाता है ना सामने, तो वो फिर मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। सनटेक सिटी और वरना ईडी सीबीआई दिन में पता नहीं कितनी जगह छापे मारती होंगी, वहां जाके क्या कार्रवाई होती होगी। लेकिन इतना तो ठीक है कि ईडी इस बार सही पते पे पहुंची थी, क्योंकि नोट फेंके हो ना जिसके भी थे, उसने नोट तो फेंके, तो वहां तो कुछ काला काम हो ही रहा था। कई लोग कह रहे हैं कि वो गलत जगह पहुंच गई थी। सनटेक सिटी और अल्टेस स्पेस जो दोनों कंपनियां हैं वो काफ़ी बदनाम कंपनियां हैं कि फर्जी कागजात तैयार करना, ज़मीन का एंड यूज़र चेंज करवाना, किसानों से दबाव में ज़मीन लेना पॉलिटिकल प्रेशर डालकर। तो उनके ऊपर खिलाफ कई शिकायतें मिल रही थी मुझे लगता है, और उसके आधार पर ईडी वहाँ पर गई है।
हालांकि अब ईडी का भी बयान आने वाला है उस पूरे मामले को, लेकिन मिलता है कार्रवाई चलते रहना चाहिए इस तरीके से। जो बिल्डर लॉबी और खासतौर से पंजाब में लगातार जिस तरीके से किसानों की जमीनों को लिया जा रहा है, किसानों की जमीनों को 4-4, 5-5 लोगों को अलग अलग तरीके से बेचा जा रहा है, चंडीगढ़ में जिस तरीके से भू माफिया काम कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है पंजाब में प्रॉपर्टी को लेकर जिस तरीके से पिछले 5 साल में बड़े ग्रुप सक्रिय हो गए। अब अरविंद केजरीवाल के कई ऐसा कहा जाता है कि भाई आम आदमी पार्टी के दिल्ली के जो मित्र हैं वो पंजाब में बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भाई मनीष सिसोदिया जब से पंजाब के प्रभारी बने, बिल्डरों की तो चांदी हो गई वहां पर। तो क्या वहां बिल्डर लोग पैसा लगाकर वहां से पैसा लेके आम आदमी पार्टी क्या किसी और राज्य में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? तो मुझे लग रहा है ईडी को यह जांच करना चाहिए, इससे पता पड़ेगा कि कौन इसके पीछे शामिल है पूरे मामले को लेकर। एक पंजाब में दूसरा मामला, और ये बहुत गंभीर मामला, उसका भी बस जाते जाते आपको अपडेट दे दूं मैं। अमृतसर और जालंधर में अभी बम धमाके हुए थे और इसको लेकर के भी राजनीति हो रही है। आमतौर पर ऐसे मामलों में राजनीति नहीं की जाती है। आप ये कह सकते हैं कि भाई सरकार क्या कर रही थी, कौन है इसके पीछे, जल्दी पता लगाओ, लेकिन कोई सरकार के लोग ये कह दें कि ये बीजेपी ने कराया, ये क्या बात हुई? अब बीजेपी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को मानहानि का नोटिस भेज दिया। ये बात कहने पर भगवंत मान ने ये कहा था कि ये धमाके बीजेपी के कराए हुए हैं और बीजेपी पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी इसी तरीके से कर रही है। भगवंत मान के स्टेटमेंट के बाद बीजेपी ने उनको मानहानि का नोटिस भेज दिया। उनसे कहा है कि ये बात अगर कही है और चीफ मिनिस्टर ने कही है तो फिर इसके आपको सबूत भी पेश करने चाहिए। ये मामला जितना ज्यादा गंभीर है उस पर उतनी ही छिछली किस्म की बयानबाजियां और पॉलिटिक्स होगी। सर, ये गंभीर मसला है। मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर वहाँ पर हैं तो उनको तो जांच करवा लेनी चाहिए थी इस मामले में कि भाई क्या मामला है, क्या सामने आया। और लेकिन वो इलेक्शंस आ गए ना, तो इलेक्शंस में अब इसी तरह की राजनीति आप की जा सकती है। और पंजाब को लेकर मैं बहुत कहता हूँ कि बहुत सेंसिटिव तरीके से बात करनी चाहिए। वो हमारा एक वैसे ही बॉर्डरिंग स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, तो उसमें अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए कोई भी बयान, और खासतौर से जब मुख्यमंत्री जी बयान दें, चीफ मिनिस्टर कैसे कह सकते हैं? हाँ, वही कह रहा हूँ, उनके पास तो काम मौका है कि वो जांच करवा लें उसको, बल्कि उनको गंभीरता से लेना चाहिए था कि किस तरह से ये मामला हुआ है, क्या धमाके हुए हैं और उसके पीछे कौन है, उनको सामने लाना चाहिए। तो राजनीति में कम से कम इसको तो छोड़े। हाँ, कुछ चीजों को तो कुछ चीजों को छोड़ते। सर, बहुत शुक्रिया, समय इतनी इजाजत दे रहा है। राहुल जी, विजय जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आपसे 1 बजे आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में।